let's start this revision series with revision of chapter number 7. Name of the chapter is performance measurement and evaluation. तो जैसा कि हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये चैप्टर का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक का पास्ट ट्रेंड क्या है। उसके बाद चैप्टर का कवरेज डिस्कस करेंगे और उसके बाद चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक का पास्ट ट्रेंड क्या है। तो ये एनालिसिस मैंने कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपेयर किया है। अगर ये एनालिसिस आपको चाहिए तो ये पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ध्यान से देखना। मई 18 से न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ था, वहां से लेके जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट गया जुलाई 21, वहां तक ये एनालिसिस प्रिपेयर किया है। फटाफट एक बार देखते हैं। तो मई 18 एंड नवंबर 18 के अंदर ये चैप्टर में से एक भी मार्क का क्वेश्चन नहीं आया था। फिर मई 19 के अंदर ये चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स था, फिर 38 मार्क्स, फिर 40 मार्क्स, यानी कि जो 120 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से 1/3 पोर्शन अकेले ये चैप्टर का था, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद ये चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स था एंड अभी जो रिसेंट अटेम्प्ट गया उसके अंदर ये चैप्टर का वेटेज 20 मार्क्स था। तो इतने डेटा को देख के बेसिकली हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि ये चैप्टर का वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, यानी कि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट वाइज बाइफरकेशन चाहिए तो आप देख सकते हैं कि 10 मार्क का क्वेश्चन आया तो कौन से कॉन्सेप्ट में से आया था। तो चैप्टर का पास्ट ट्रेंड हमने एनालाइज किया। अभी हम ये देखते हैं कि ये चैप्टर का कवरेज क्या है, उसके बाद चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। चैप्टर का नाम देख के दिमाग के अंदर एक चीज तो क्लियर है कि ये चैप्टर के अंदर कुछ परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सवाल ये आता है कि परफॉर्मेंस मेजर किसका हो सकता है, तो डेफिनेटली सब चीज का परफॉर्मेंस मेजर हो सकता है। आपका भी परफॉर्मेंस मेजर हो सकता है, मेरा भी परफॉर्मेंस मेजर हो सकता है, कोई कंपनी का भी परफॉर्मेंस मेजर हो सकता है एंड डिविजन्स विद इन द कंपनी उसका भी परफॉर्मेंस मेजर हो सकता है। सवाल ये आता है कि ये चैप्टर के अंदर कौन से परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये चैप्टर के अंदर कंपनी एंड डिविजन्स विद इन द कंपनी, ये दोनों के परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। फटाफट ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये चैप्टर का कवरेज क्या है। तो ये चैप्टर में सबसे पहले हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में डिस्कस नहीं करता, फिर भी ये कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया है। उसका सिंपल रीजन ये है कि शायद फ्यूचर में कभी भी ऐसा आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का परफॉर्मेंस मेजर करना है, तो आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। यानी कि सबसे पहले हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उसके बाद चैप्टर का मेन डिस्कशन स्टार्ट होगा जो कि होगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में। कुछ 2-3 मिसलेनियस टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर बोलता है कि जब भी आपको परफॉर्मेंस मेजर करना है, किसका परफॉर्मेंस मेजर, कंपनी का या तो डिविजन्स विद इन द कंपनी। जब भी आपको कंपनी या तो डिविजन्स विद इन द कंपनी का परफॉर्मेंस मेजर करना है तो उसके लिए कुछ मेथड्स का यूज होता है एंड परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जितनी भी मेथड्स का यूज होता है वो सारी मेथड्स को मैं टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 एंड कैटेगरी नंबर 3। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैटेगरी नंबर 1। तो कोई भी कंपनी या तो डिविजन्स विद इन दी कंपनी प्योर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में, अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि पैसा कितना कमा रहा है वो बताओ, बाकी कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको परफॉर्मेंस मेजर करना है तो दैट विल फॉल अंडर कैटेगरी नंबर 1, जिसके अंदर 4 मेथड इंक्लूड होगी। कोई भी मेथड का यूज करके आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। ये हुई कैटेगरी नंबर 1। फिर कैटेगरी नंबर 2, कोई भी कंपनी या तो डिविजन्स विद इन दी कंपनी फिनेंशियल के साथ साथ नॉन फिनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मॉनेटरी के साथ साथ नॉन मॉनेटरी टर्म्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको वो मेजर करना है तो दैट विल फॉल अंडर कैटेगरी नंबर 2, जिसके अंदर भी 4 मेथड इंक्लूड होगी। एंड कैटेगरी नंबर 3, कोई भी कंपनी या तो डिविजन्स विद इन दी कंपनी सोशली कैसा परफॉर्म कर रही है और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा परफॉर्म कर रही है, अगर आपको वो मेजर करना है तो दैट विल फॉल अंडर कैटेगरी नंबर 3। तो चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा, उसके बाद परफॉर्मेंस मेजर करने की मेथड्स स्टार्ट होगी। सारी मेथड्स को मैं टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। अच्छा, परफॉर्मेंस मेजर करने की मेथड्स का यूज करके मैं परफॉर्मेंस मेजर करूंगा, उसके बाद जाहिर सी बात है मैं रिपोर्ट बनाऊंगा। कोई भी चीज का परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद उसका रिपोर्ट तो बनेगा कि परफॉर्मेंस अच्छा था या तो परफॉर्मेंस खराब था। तो एक बार परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद जो रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा वो रिपोर्ट को हम प्यार से क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अच्छा, मैंने मेरा परफॉर्मेंस मेजर भी कर लिया, परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बना लिया, उसके बाद क्या, तो जाहिर सी बात है कि मेरा टारगेट होगा कि मुझे मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है।
एंड जब भी मुझे मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, मैं क्या सेट करूंगा, मैं एक नया टारगेट सेट करूंगा। तो अभी के लिए एज ए लेमैन आप ये बोल सकते हैं कि ये जो मैं नया टारगेट सेट करूंगा उसी को हम बोलेंगे मैं नया बेंचमार्क सेट करूंगा। बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट हमें यही सारी चीजें सिखाएगा कि परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करने के बाद आप जो नया टारगेट सेट करेंगे, वो टारगेट सेट करने में आप कौन कौन सी चीजों की हेल्प ले सकते हैं, वो टारगेट अचीव करने में आप कौन कौन सी चीजों की हेल्प ले सकते हैं, वो सारी चीजें बेंचमार्किंग के कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जो मेथड्स का यूज होता है वो मेथड्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद बेंच मार्किंग डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएगी। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर, उसके अंदर दो मेथड्स आएगी, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर का कवरेज हमने डिस्कस किया। लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, दैट इज ऑन पेज नंबर 55। लेट्स कम टू पेज नंबर 55। सो दिस इज पेज नंबर 55। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है। ये अकाउंटिंग का मतलब तो हमें पता है, ये नया वर्ड आया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इसके नाम को ही अगर इंटरप्रेट करने की ट्राई करें तो जब भी आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की है उसके बाद उसका अकाउंटिंग करना, उसको हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। समझाता हूं। अभी जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपको क्या करना होगा, आपको एम्प्लॉइज अपॉइंट करने होंगे और वो एम्प्लॉइज को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करनी होगी। तो जब भी आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की है उसके बाद वो एम्प्लॉइज के अंडर में जितनी भी चीजें हैं उसकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का डेटा अगर आप कलेक्ट करेंगे, समराइज करेंगे, उसका रिपोर्टिंग करेंगे, तो उसी चीज को प्यार से क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को प्यार से कहा जाता है प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग या तो एक्टिविटी अकाउंटिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब हमने डिस्कस किया। अभी हमने जस्ट बात की कि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा आपको क्या करना होगा, एम्प्लॉइज अपॉइंट करके उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करनी होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको उसको कुछ ऑथोरिटी भी देनी होगी। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी में ऐसे ही हवा में नहीं दूं, नहीं, उसका कुछ लॉजिकल वे होना चाहिए और वही लॉजिकल वे को प्यार से क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या साइज है उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फालतू कॉन्सेप्ट है, फटाफट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये होगा ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ बिजनेस। वन मैन आर्मी टाइप होगा कि पूरा बिजनेस एक ही इंसान चलाएगा, एम्प्लॉइज को सैलरी देने के पैसा नहीं है, पूरा बिजनेस मुझे खुद मैनेज करना होगा। मेरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनेगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये होगा फॉर स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर क्या होगा, बेस्ड ऑन फंक्शंस आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग एक फंक्शन है, आपने क्या किया, एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया, उसको बोला कि भाई मार्केटिंग का काम संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी। दूसरा एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया, उसको बोला कि भाई फाइनेंस का काम संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी। तो आपने ये क्या किया, बेस्ड ऑन फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की। आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाएगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे जैसे आपका बिजनेस और इंक्रीज होगा, सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आपका काम नहीं चलेगा, आपको बीच में एक और लेयर क्रिएट करना होगा। और अगर आप बीच में एक और लेयर क्रिएट करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा, ये सीईओ है, सीईओ के नीचे प्रोडक्ट एक्स का डिवीजन मैनेजर, प्रोडक्ट एक्स का डिवीजन के मैनेजर के नीचे वापस से फंक्शनल मैनेजर्स होंगे। ये है प्रोडक्ट वाई का डिवीजन मैनेजर, उसके नीचे वापस से फंक्शनल मैनेजर्स होंगे। इस एग्जांपल में हमने बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स डिवीजन क्रिएट किए। डेफिनेटली कोई और बेसिस पे भी डिविजन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया वाइज, ईस्ट जोन का मैनेजर अलग, वेस्ट जोन का मैनेजर अलग, या फिर इंडिया का मैनेजर अलग, यूएस का मैनेजर अलग। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाइज भी मैनेजर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिटेल क्लाइंट्स का ये मैनेजर होगा, होलसेल क्लाइंट्स का ये मैनेजर होगा। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये होगा कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा, सबसे पहले वो देख लेते हैं।
तो ये सीईओ है, सीईओ को टोटल 4 लोग रिपोर्ट करेंगे, प्रोजेक्ट ए मैनेजर, प्रोजेक्ट बी मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। प्रोजेक्ट ए मैनेजर पूरा प्रोजेक्ट ए लीड करेगा, प्रोजेक्ट बी मैनेजर पूरा प्रोजेक्ट बी लीड करेगा, फाइनेंस मैनेजर प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी दोनों के फाइनेंस को मैनेज करेगा, सेल्स मैनेजर प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी दोनों के सेल्स को मैनेज करेगा। तो इतना देखने से ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कैसे डिविजनल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी सेम टू सेम दिखेगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड फाइनेंस मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर दोनों सेम टू सेम दिखेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अभी ये स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, पर वो अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है, रिवीजन में वो चीज डिस्कस नहीं करते। अभी तक हमने क्या क्या चीज डिस्कस की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, एंड टोटल 4 टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ध्यान से देखना, हमने एक बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसके बाद हम एम्प्लॉइज को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। हम एम्प्लॉइज को जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। वापस से बोल रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय को जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा ना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। मैं अगर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करूं तो उसको मैं कहूंगा कॉस्ट सेंटर, कि भाई तेरा एक ही काम है, तुझे कॉस्ट रिड्यूस करना है। मैं अगर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करूं कि भाई तेरा एक ही काम है, तुझे रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो उसको मैं कहूंगा रेवेन्यू सेंटर। मैं अगर कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करूं, यानी कि मैं प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करूं, तो उसको मैं कहूंगा प्रॉफिट सेंटर। इसका काम होगा रेवेन्यू इंक्रीज करने के साथ साथ कॉस्ट को कम भी करना। एंड अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर का मतलब मैं प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ट्रांसफर करूंगा, यानी कि मैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ट्रांसफर करूंगा ही, साथ साथ में वो सारी असेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर करूंगा जो असेट का यूज होता है प्रॉफिट जनरेट करने में। यानी कि प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ में वो सारी असेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका यूज होता है प्रॉफिट जनरेट करने में। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर इज ग्रेटर देन प्रॉफिट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर इज ग्रेटर देन कॉस्ट एंड रेवेन्यू सेंटर। चारों के एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं, एग्जांपल आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एडिशनल एग्जांपल दे देता हूँ कि ऐसे ये मार्केटिंग मैनेजर को मैं सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, तो मार्केटिंग मैनेजर को मैं बोल सकता हूँ कि ये रेवेन्यू सेंटर है। कैन ऐसे ये प्रोडक्शन मैनेजर को मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट सेंटर, ये सीईओ को मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट सेंटर या तो इन्वेस्टमेंट सेंटर। एडिशनली आप एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमने डिस्कस किया रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड 4 लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। 4 लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर चैप्टर के कवरेज में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अभी हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अभी चैप्टर का मेन डिस्कशन स्टार्ट होगा, ध्यान से देखना। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। टोटल 4 पॉइंट है, हमने जो चीज अभी डिस्कस की है वही सेम टू सेम चीज लिखी है। अभी एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, एकदम ध्यान से देखना। अ गुड परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम शुड, जब भी आपको लगता है कि आपको आपकी कंपनी के अंदर एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करनी है, तो वो सिस्टम के अंदर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। ये 3 में से एक भी चीज का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो कहा जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम अच्छी नहीं है। कौन कौन सी 3 चीजें, ध्यान से देखना। आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जो गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट करती हो। आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ कंट्रोलेबल फैक्टर्स को ही ध्यान में रखती हो। एंड आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखती हो। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। एक कंपनी के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं और वो डिपार्टमेंट का हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम हम इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे कि डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेम हो। जब भी डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेम होगा तो कहा जाएगा कि वहां पे गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट हो रहा है। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, गोल कॉन्ग्रुएंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड कंपनी एज ए होल शुड बी सेम। यहाँ तक ठीक है। इंस्टीट्यूट ने एक केस स्टडी पूछी थी जिसके अंदर था कि एक कंपनी है और वो कंपनी के अंदर एक प्रोक्योरमेंट टीम है। वो प्रोक्योरमेंट टीम का परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए कोई एक सिस्टम इंप्लीमेंट करनी थी। वो प्रोक्योरमेंट टीम का बोनस कुछ इस तरह से डिपेंडेंट था कि आपको ज्यादा बोनस मिलेगा अगर आप मटेरियल सस्ता परचेस करके आते हो, पर वो मटेरियल की प्राइस प्रोक्योरमेंट टीम के कंट्रोल में नहीं थी।
कमोडिटी एक्सचेंज में मटेरियल की क्या प्राइस चल रही है उसके बेसिस पे मटेरियल की प्राइस फ्लक्चुएट हो रही थी, यानी कि मटेरियल की प्राइस प्रोक्योरमेंट टीम के कंट्रोल में नहीं थी, यानी कि प्रोक्योरमेंट टीम का बोनस अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट था। प्रोक्योरमेंट टीम के कंट्रोल में है ही नहीं कि मटेरियल की क्या प्राइस चल रही है, यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ऐसी है जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को ध्यान में ले रही है, यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम अच्छी नहीं है। उसी एग्जांपल के अंदर प्रोक्योरमेंट टीम ने क्या बोला कि मैं मटेरियल सस्ता लेके आऊंगा तो आप मुझे ज्यादा बोनस दोगे ना, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, कमोडिटी एक्सचेंज में जब भी मटेरियल सस्ता होगा ठीक उसी टाइम मैं परचेस करने जाऊंगा, तब तक मैं परचेस करने नहीं जाऊंगा। उसकी वजह से मटेरियल टाइम पे कंपनी में नहीं आ रहा था और कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी नहीं मिल पा रही थी। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखूं तो मटेरियल टाइम पे परचेस होना जरूरी है। प्रोक्योरमेंट टीम बोल रही है कि मुझे टाइम से कोई लेना देना नहीं है, मटेरियल जब सस्ता होगा तभी परचेस करूंगा, यानी कि डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्रोक्योरमेंट टीम का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं हो रहा था, यानी कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं हो रहा था। फेयर लिमिटेड करके केस स्टडी थी, अगर आपके पास मेरी क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक के अंदर पेज नंबर 503 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है फेयर लिमिटेड, आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मेरी क्वेश्चन बैंक नहीं है तो कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट की जो केस स्टडी की मॉड्यूल आती है ना चैप्टर नंबर 13 उसके अंदर केस स्टडी देखें, उसके अंदर केस स्टडी दी है, आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हमने अभी तक डिस्कस किया रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, अच्छी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम के अंदर आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस मेजर करने की मेथड्स, उसके अंदर कैटेगरी नंबर 1 प्योर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कंपनी या तो डिविजन्स विद इन दी कंपनी पैसा कितना कमा रहा है वो बताओ, बाकी सब चीज जाए बाढ़ में, अगर आपको यही मेजर करना है तो दैट विल फॉल अंडर कैटेगरी नंबर 1। उसके अंदर फर्स्ट मेथड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग बचपन से कैलकुलेट करते आ रहे हैं, क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट टोटल असेट्स। पर यहाँ पे क्या खास ध्यान रखना है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ कंट्रोलेबल फैक्टर्स को ही ध्यान में रखती हो। तो डेफिनेटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हम क्या ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट जो भी होगा वो कंट्रोलेबल प्रॉफिट होगा एंड असेट्स जो भी होगी वो भी कंट्रोलेबल असेट्स होगी। कंट्रोलेबल प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हम सिर्फ वही फैक्टर्स ध्यान में लेंगे जो डिवीजन के कंट्रोल में है या तो हम जिस चीज का परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं उसके कंट्रोल में है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर टोटल 5 डिवीजन है, अभी कोई एक डिवीजन का हम परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं तो डिवीजन के कंट्रोल में यह नहीं है कि हेड ऑफिस के अंदर क्या चल रहा है, यानी कि डिवीजन के कंट्रोल में यह नहीं है कि हेड ऑफिस के एक्सपेंस कितने हैं, यानी कि डिवीजन का जब भी मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो हेड ऑफिस के एक्सपेंस में डिडक्ट नहीं कर सकता। अगर मैंने डिडक्ट किया तो ऐसा कहा जाएगा कि मैंने अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को भी कंसीडर किया। पर जब भी आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है तब आपको सिर्फ कंट्रोलेबल फैक्टर्स को ही कंसीडर करना है, वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। हेड ऑफिस एक्सपेंस इज नॉट कंट्रोलेबल बाय डिवीजन, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हम हेड ऑफिस के एक्सपेंस डिडक्ट नहीं करेंगे। नेट टोटल असेट्स का क्या फॉर्मूला है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक एडवांटेज है कि ये परसेंटेज टर्म्स में है तो कंपैरिजन आसान है, डेफिनेटली एडवांटेज है। एंड इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड डजंट प्रमोट गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब वापस एक बार इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेम होगा तो कहा जाएगा कि वहां पे गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट हुआ, पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं करती। अभी ये देखते हैं कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट क्यों नहीं करती। दो एग्जांपल हैं, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल नंबर 2। सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट टोटल असेट्स। तो अगर आप डिविजनल मैनेजर हो, आपका परफॉर्मेंस मेजर हो रहा है बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिखाना होगा तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली आप प्रॉफिट इंक्रीज करने की ट्राई करेंगे या तो फिर असेट रिड्यूस करने की ट्राई करेंगे। तो जब तक आप प्रॉफिट इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, पर जिस दिन आपने ये सोचा कि मुझे असेट कम दिखा के मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिखाना है, उस टाइम पे प्रॉब्लम होगा। एग्जांपल देता हूं, देखो असेट्स का क्या फॉर्मूला है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अगर आपको असेट्स कम दिखानी है तो दो रास्ते हैं, या तो ये असेट्स कम दिखाओ या तो ये लायबिलिटी ज्यादा दिखाओ, दोनों में से कुछ भी किया तो आपकी असेट्स कम हो जाएगी, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन था और हमारी क्वेश्चन बैंक के अंदर भी ये क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या था, डिविजनल मैनेजर बोल रहा था कि मुझे हाई टेक्नोलॉजी असेट्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं अगर करूंगा तो मेरी असेट्स ज्यादा हो जाएगी और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो हाई टेक्नोलॉजी असेट्स में इन्वेस्ट करना कंपनी के लिए फायदेमंद है, पर डिविजनल मैनेजर बोल रहा था मैं हाई टेक्नोलॉजी असेट्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा आरओआई गिर जाएगा, यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव एंड डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं हो रहा था, यानी कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं हो रहा था। उसी क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट था,
डिविजनल मैनेजर बोल रहा था कि मैं लायबिलिटी का टाइम पे पेमेंट नहीं करूंगा। तो अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो लायबिलिटी का टाइम पे पेमेंट होना जरूरी है। डिविजनल मैनेजर बोल रहा था कि मैं लायबिलिटी का टाइम पे पेमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मेरी लायबिलिटी ज्यादा दिखानी है, क्योंकि मैं मेरी लायबिलिटी ज्यादा दिखाऊंगा तो मेरी नेट असेट्स कम आएगी और मेरा आरओआई ज्यादा दिखेगा। यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव एंड डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं हो रहा था, यानी कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं हो रहा था। ये सेम टू सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये एग्जांपल 2 देखा हमने, अभी देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। हम कौन से एग्जांपल देख रहे हैं? हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक डिसएडवांटेज है कि ये गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं करता। तो गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं करता उसका एक एग्जांपल देखा। अभी हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। तो दो डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए का प्रेजेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% एंड प्रपोज्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%। तो क्या मेरा सवाल है कि डिवीजन ए ये प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। अगर डिविजनल मैनेजर का परफॉर्मेंस मेजर हो रहा है बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका प्रेजेंट आरओआई 15% है, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का आरओआई 10% है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्सेप्ट किया तो उसका एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। क्या डिवीजन बी ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि उसका प्रेजेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5% है और प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7% है, तो डिवीजन बी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा। पर अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीजन ए को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि डिवीजन बी को। तो कंपनी के साइड से देखूं तो डिवीजन ए को एक्सेप्ट करना चाहिए, पर डिवीजन की साइड से देखूं तो डिवीजन बी एक्सेप्ट करेगा, यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव एंड डिवीजन का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं होगा तो गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं होगा। तो इसका डिसएडवांटेज था कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट नहीं कर रहा। वो कैसा नहीं कर रहा वो हमने देखा। एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस एग्जांपल के अंदर अगर आपको कोई पूछता है कि आपको कैसे भी करके गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट करवाना है तो आप क्या एडवाइस करेंगे? सिंपल सी चीज है, हम डिवीजन को ये बताएंगे कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उसको प्रेजेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर मत करो। आप क्या चीज करो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी के साथ कंपेयर करो। जब भी ये डिविजन्स प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी के साथ, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी मैच हो जाएगा एंड डिवीजन का ऑब्जेक्टिव मैच हो जाएगा, यानी कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट हो जाएगा। हमने एक नई मेथड इन्वेंट कर दी जिसका नाम है रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम के अंदर सेम चीज की जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर किया जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट। रेसिडुअल इनकम का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपैरिजन करेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? परसेंटेज टर्म्स में होगा, और रेसिडुअल इनकम के अंदर क्या होगा? एब्सोल्यूट टर्म्स में होगा, तो कंपैरिजन आसान नहीं रहेगा रेसिडुअल इनकम के अंदर। तो चैप्टर के कवरेज में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट आइडियली कैसा होना चाहिए, इसके अंदर आपको 3 चीज का ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमने देखा कि प्योर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से परफॉर्मेंस मेजर करना है तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। उसके अंदर हमने देखा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड एंड रेसिडुअल इनकम मेथड। अभी हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड। एकदम इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से देखना, आराम से समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड को इन्वेंट किया गया ब्रॉडली 2 लिमिटेशंस को दूर करने के लिए। लिमिटेशन नंबर 1, ये कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जितनी भी मेथड्स का यूज होता है, हमने अभी तक 2 मेथड डिस्कस की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेसिडुअल इनकम। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जितनी भी मेथड्स का यूज होता है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इग्नोर करती है। कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि इंटरेस्ट को जरूर कंसीडर करती है, पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इग्नोर करती है। एंड सेकेंड लिमिटेशन, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जितनी भी मेथड्स का यूज होता है उसके अंदर अकाउंटिंग प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है, और अकाउंटिंग प्रॉफिट को अकाउंटेंट कभी भी और कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है, और हमें अकाउंटेंट के ऊपर भरोसा नहीं है। तो ये 2 लिमिटेशंस को दूर करने के लिए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। एकदम आराम से समझते हैं कि ये 2 लिमिटेशन को दूर कैसे करेगा। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के अंदर कैलकुलेशन होता है नोपेट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नोपेट का मतलब होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड डेट, एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो प्रॉफिट ऑफ इक्विटी एंड डेट माइनस कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट करूं तो मुझे जो वैल्यू एडिशन मिलेगा उसको मैं प्यार से क्या नाम दूंगा? इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। ध्यान से समझना, सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी कि बाकी सारी मेथड्स के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इग्नोर किया जाता है, और वो लिमिटेशन को दूर कैसे किया? प्रॉफिट ऑफ इक्विटी एंड डेट माइनस कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो जो वैल्यू एडिशन मिला उसको मैं प्यार से क्या नाम दूंगा? इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। वन बाय वन सारी चीज देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोपेट। नोपेट का मतलब होता है कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड डेट।
प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी क्या होगा, कैन आई से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट क्या होगा, कैन आई से आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट। डेट के लिए कभी भी प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होता, डेट के लिए इंटरेस्ट अवेलेबल होता है, पर फिर भी मुझे लिखना हो कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट, तो क्या मैं लिख सकता हूं, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट, बिल्कुल। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी प्लस डेट का मतलब हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट। अच्छा, कैन आई से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैं लिख सकता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, एंड आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट को मैं लिख सकता हूं इंटरेस्ट माइनस टैक्स, यानी कि पीबीटी इंटू वन माइनस टी प्लस इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टी। ये मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी एंड डेट। यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसके अंदर मैं वन माइनस टी कॉमन निकाल रहा हूं, ये वन माइनस टी मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट का अगर मैं टोटल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू वन माइनस टी। तो कहने का मतलब जब भी आपको नो पेट कैलकुलेट करना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक आप करो पीएटी प्लस आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट, यानी कि पीबीटी इंटू वन माइनस टी प्लस इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टी, ये हुआ रास्ता नंबर वन। रास्ता नंबर टू होगा पीबीआईटी इंटू वन माइनस टी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू वन माइनस टी। तो नो पेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने डिस्कस किया। अभी आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग बचपन से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल फॉर्मूला है कैपिटल इंटू डब्ल्यूएसईसी, कैपिटल इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे आपको खास क्या ध्यान रखना है, फटाफट वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जो भी कैपिटल कंसीडर करो वो होगी ओपनिंग कैपिटल, ना कि क्लोजिंग कैपिटल, ना कि एवरेज कैपिटल। आप जो भी कैपिटल कंसीडर करो वो होगी ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इनटू आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। यहाँ पे आप जो भी कॉस्ट ऑफ डेट कंसीडर करो वो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट होनी चाहिए, ना कि बिफोर टैक्स। आराम से समझते हैं। वेट ऑफ इक्विटी, तो इक्विटी के अंदर क्या क्या चीज होगी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। वेट ऑफ डेट में, डेट के अंदर क्या क्या चीज होगी, लॉन्ग टर्म डेट। वापस से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला इज टोटल ओपनिंग कैपिटल इनटू डब्ल्यूएसईसी। टोटल ओपनिंग कैपिटल के अंदर तीन चीज आएगी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके अंदर इसको बोलेंगे इक्विटी, एंड लॉन्ग टर्म डेट इसको बोलेंगे डेट। तो टोटल कैपिटल के अंदर दो चीज, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी के अंदर दो चीज होगी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड डेट के अंदर होगा लॉन्ग टर्म डेट। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला बनेगा टोटल ओपनिंग कैपिटल इनटू डब्ल्यूएसईसी। कॉस्ट ऑफ डेट कंसीडर करते टाइम आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कंसीडर करनी है, ना कि बिफोर टैक्स। एक एग्जांपल देखते हैं, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल का डेटा अवेलेबल है और मुझे चाहिए भी ओपनिंग कैपिटल और उसका डेटा भी अवेलेबल है, तो कोई बात नहीं। क्लोजिंग कैपिटल का डेटा अवेलेबल होता तो मुझे सोचना होता कि क्लोजिंग में से मैं ओपनिंग में कैसे आऊं, पर अभी मेरे पास ओपनिंग कैपिटल का डेटा अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज 200, कैन आई से मेरा इक्विटी क्या हुआ 200, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन 20%, मेरा लॉन्ग टर्म डेट गिवन 1000, तो मेरा डेट बनेगा 1000, मेरा इक्विटी हुआ 200, यानी कि मेरी टोटल ओपनिंग कैपिटल क्या हुई 200 प्लस 1000 यानी कि 1200। कॉस्ट ऑफ डेट मुझे दिया है 5%, टैक्स रेट मुझे दिया है 30%, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मेरा क्या बनेगा 3.5%। कहां से आया 3.5%, 5% माइनस 30% टैक्स, तो मेरा क्या आया आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो जब भी मैं कॉस्ट ऑफ डेट कंसीडर करता हूं तो मैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कंसीडर करूंगा। आफ्टर टैक्स कंसीडर करने का कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, यहाँ पे हम आफ्टर टैक्स इनकम कंसीडर करेंगे और यहाँ पे आफ्टर टैक्स कॉस्ट कंसीडर करेंगे। तो फॉर्मूला इज टोटल ओपनिंग कैपिटल इनटू डब्ल्यूएसईसी। टोटल ओपनिंग कैपिटल मेरी कितनी है 1200, उसमें से 200 इक्विटी है और 1000 डेट है। वेट ऑफ इक्विटी क्या होगा, कहना है 200 डिवाइड बाय 1200, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन 20%। वेट ऑफ डेट क्या होगा, कहना है 1000 डिवाइड बाय 1200, एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मेरा इज 3.5%। तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.33, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.92, एंड अल्टीमेटली मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया 75। तो नो पेट कैसे कैलकुलेट होगा एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा वो हमने डिस्कस किया। अभी एकदम ध्यान से देखना, हमारी सेकंड लिमिटेशन क्या थी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को अकाउंटेंट मैनिपुलेट कर सकता है। अभी हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट वो लिमिटेशन को दूर कैसे करेगा, पर वो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि मैं फिनेंशियल ईयर 2021 के फिनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहा हूं, तो इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होगी, कहना इसे मार्च 21। इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होगी, कहना इसे मार्च 20। फिनेंशियल ईयर 2021 का मैंने फिनेंशियल्स प्रिपेयर किया और मान लेते हैं मेरा नेट प्रॉफिट आया 500 रुपीज। कहना इसे यही नेट प्रॉफिट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पे दिखेगा 500, बिल्कुल दिखेगा।
500 का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चला कि 20 रुपए का ऐसा एक्सपेंस था जो मुझे डिडक्ट नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने डिडक्ट किया, मुझे वापस से एड बैक करना होगा। यही 20 रुपए मुझे यहाँ पे भी वापस से एड बैक करने होंगे, तो ये भी क्या बनेगा 520। ये दिखाने से मैं प्रूव दो ही चीज करना चाहता था कि जब भी कोई इंपैक्ट आप प्रॉफिट के अंदर देते हो वो सेम इंपैक्ट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर देनी होगी। एंड नंबर 2, ये इंपैक्ट आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर दोगे, ना कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। ये चीज मैंने डिस्कस क्यों की वो बताता हूँ। देखो ध्यान से देखना, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट में जब भी कोई इंपैक्ट हम प्रॉफिट के अंदर देंगे ना, आइडियली वो इंपैक्ट हमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी देनी होगी, पर यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई भी काम नहीं है। कहने का मतलब जो भी मैं इंपैक्ट प्रॉफिट के अंदर दूंगा ना, आइडियली क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर देनी चाहिए, पर अभी के लिए मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मुझे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई काम नहीं है। हाँ, मुझे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का काम है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में मैं जो भी इंपैक्ट दूंगा ना, वो इंपैक्ट मैं कंसीडर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का काम है। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में जो भी इंपैक्ट होगी वो सेम टू सेम इंपैक्ट मुझे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में भी देनी होगी। अगर यहाँ तक ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकंड लिमिटेशन कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को अकाउंटेंट मैनिपुलेट कर सकता है। ध्यान से देखना, हमारा नोपेट का क्या फॉर्मूला है, पीबीटी इंटू 1 माइनस टी प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। तो ये इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी के अंदर अकाउंटेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर सकता। अकाउंटेंट कुछ मैनिपुलेट कर सकता है तो कहां पे कर सकता है, ये पीबीटी के अंदर अकाउंटेंट मैनिपुलेट कर सकता है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट बोलता है कि मैं कुछ आपको एडजस्टमेंट दे रहा हूं, वो एडजस्टमेंट आपको देने होंगे कहां पे, पीबीटी के अंदर। कौन कौन से एडजस्टमेंट है, टोटल 3 एडजस्टमेंट है जो हमें देने होंगे पीबीटी के अंदर। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आराम से डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया है तो आप डिडक्ट नहीं कर सकते, आप प्लीज एड बैक कर दीजिए। एंड अगर आपको चाहिए तो आप इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एड बैक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड डिडक्ट इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ मशीन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मशीन है, वो मशीन की कैपेसिटी मान लेते हैं 10,000 मशीन आज की है। तो 10,000 मशीन आवर्स में से मैं जितना जितना आवर्स यूज करूंगा उतनी उतनी आवर्स के बेसिस पे मैं अगर प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं तो उसको मैं क्या कहूंगा, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की क्या इंपैक्ट होगी, एड बैक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड डिडक्ट इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। सेम चीज मुझे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी देनी होगी, पर अभी के लिए मैं इग्नोर कर सकता हूं क्योंकि मुझे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई काम नहीं है। सेकेंड एडजस्टमेंट, नॉन कैश एक्सपेंस। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको नॉन कैश एक्सपेंस अगर आपने डिडक्ट किए हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, तो आपको नॉन कैश एक्सपेंस वापस से एड बैक करने होंगे। तो नॉन कैश एक्सपेंस की क्या ट्रीटमेंट होगी, एड बैक टू प्रॉफिट। सेम चीज आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी देनी होगी, पर अभी के लिए आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई काम नहीं है। पर एक चीज, प्रीवियस ईयर के जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है वो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि करंट ईयर की ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर एड बैक करने होंगे। तो नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर हमारे लिए रिलेवेंट होंगे क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर एडजस्ट करने हैं। एंड थर्ड पॉइंट, आर&डी, एडवर्टाइजिंग एंड स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस। ये 3 एक्सपेंस ऐसे हैं, आर&डी, एडवर्टाइजिंग एंड स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये 3 एक्सपेंस ऐसे हैं जिसका बेनिफिट आपको 1 से ज्यादा साल तक मिलेगा। यानी कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी कि अगर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम ये 3 एक्सपेंस अगर डिडक्ट किए हैं तो आप डिडक्ट नहीं कर सकते। ये 3 एक्सपेंस अगर डिडक्ट किए हैं तो प्लीज आप उसे वापस एड बैक कर दीजिए। तो ये 3 एक्सपेंस की क्या ट्रीटमेंट होगी, एड बैक कंसीडरिंग नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम चीज आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी वापस से एड बैक करनी होगी। पर हाँ, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये 3 एक्सपेंस के ऊपर अगर आपको डेप्रिसिएशन चाहिए तो आप नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। आई एम सेइंग नेक्स्ट ईयर से आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस किया 100 रुपीज का, तो आपको क्या करना होगा, 100 रुपीज प्रॉफिट के अंदर एड बैक करने होंगे। 100 रुपीज आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी एड बैक करने होंगे। और अगर आपको चाहिए तो ये 100 रुपीज के ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर में अगर कोई एक्सपेंस कैपिटलाइज किया है तो प्रीवियस ईयर में जितने भी एक्सपेंस कैपिटलाइज किए हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा करंट ईयर से। तो ये तीनों एक्सपेंस की क्या ट्रीटमेंट होगी वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो फाइनली हमारा नोपेट का कैलकुलेशन कैसे होगा वो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ पीबीटी। पीबीटी के ऊपर ये तीनों एडजस्टमेंट हम देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडजस्टेड पीबीटी। एडजस्टेड पीबीटी में से अगर हम टैक्स डिडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडजस्टेड पीबीटी माइनस टैक्स।
फिर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट। तो एडजस्टेड पीबीटी माइनस टैक्स प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नोपेट। एक और चीज हमने इग्नोर की, वो एकदम ध्यान से देखना, ये तीनों एडजस्टमेंट हमने पीबीटी के अंदर दे दिए, पर ये तीनों एडजस्टमेंट की टैक्स इंपैक्ट का क्या, कहने का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो तो अपने हिसाब से सब चीज कैलकुलेट करेगा और अपने हिसाब से टैक्स पेएबल कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये तीनों एडजस्टमेंट आपने दिए तो आपको डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना होगा, फिर प्रोविजन क्रिएट करना होगा, वो टेक्निकलिटीज आती है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको एक चीज करनी है, टैक्स के लिए मैं आपको एक थंब रूल देता हूं कि आप टैक्स अभी के लिए इग्नोर कर दो, आपको कौन सा टैक्स कंसीडर करना है कि आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो टैक्स पे किया है वही टैक्स आपको कंसीडर करना है। यानी कि टू अवॉइड टैक्स कॉम्प्लिकेशंस फॉर अबव एडजस्टमेंट, टैक्सेस ऑन पीबीटी आर कंसीडर्ड ऑन कैश बेसिस रादर देन ऑन अक्रूवल बेसिस। यानी कि हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ पीबीटी, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ पीबीटी, उसके अंदर ये तीन एडजस्टमेंट देंगे। ये तीन एडजस्टमेंट देने के बाद हमारे पास क्या अवेलेबल होगा, एडजस्टेड पीबीटी। एडजस्टेड पीबीटी में से हम टैक्स पेड डिडक्ट करेंगे, टैक्स रेट हमारे पास है अवेलेबल तो इग्नोर कर देंगे, हम टैक्स पेड डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एडजस्टेड पीबीटी माइनस टैक्स पेड। और ये सब चीज करने के बाद इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी एड बैक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नोपेट। एक चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करते टाइम यहाँ पे टैक्स रेट कंसीडर होगा और यहाँ पे टैक्स पेड कंसीडर होगा। फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, पीबीटी, उसके बाद ये तीन एडजस्टमेंट दो तो क्या मिलेगा, एडजस्टेड पीबीटी माइनस टैक्स पेड प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, यहाँ पे टैक्स रेट होगा, यहाँ पे टैक्स पेड होगा तो हमें क्या मिलेगा, नोपेट। यही चीज यहाँ पे लिखी है, पीबीटी इंटू 1 माइनस टी, ये 1 माइनस टी है ना वो टैक्स पेड होगा तो पीबीटी माइनस टैक्स पेड मिलेगा और फिर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी एड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नोपेट। एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, एग्जांपल देखने से सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखना। पीबीआईटी 162, उसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट किया 46 तो मिलेगा पीबीटी, उसमें से टैक्स रेट डिडक्ट किया 30% तो मिलेगा पीएटी एंड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास है 1495। अदर डेटा है करंट ईयर का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, वन बाय वन देखते हैं। देखो नोपेट का कैलकुलेशन सबसे पहले देखते हैं। तो नोपेट का कैलकुलेशन करने के लिए हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था विद पीबीटी। तो देखो पीबीटी मेरे पास अवेलेबल है 116, तो ये पीबीटी मैंने लिख लिया 116। पीबीटी लेने के बाद मुझे सारे एडजस्टमेंट देने हैं, तो ये एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे दिए हैं वो देखते हैं। करंट ईयर का अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 118 एंड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन 166, तो 118 में एड बैक करूंगा एंड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन 166 मैंने डिडक्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं आर एंड डी इन करंट ईयर 24, आर एंड डी इन करंट ईयर यानी कि ये एक्सपेंस मुझे एड बैक करना होगा। हाँ अगर आप मुझे चाहिए तो मुझे डेप्रिसिएशन मिल सकता है नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, पर करंट ईयर में मुझे आर एंड डी एक्सपेंस 24 ऐड करना होगा। ये आर एंड डी एक्सपेंस 24 मुझे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी एड बैक करना होगा, पर अभी के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नॉन कैश एक्सपेंस इन द करंट ईयर इज 14 एंड प्रीवियस ईयर 12। नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर 14, तो ये 14 मुझे एड बैक करने होंगे, यही 14 मुझे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में भी एड बैक करने होंगे, पर अभी के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के नॉन कैश एक्सपेंस मुझे कहां पे एड बैक करने होंगे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर एड बैक करने होंगे। मेरी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1495, यहाँ पे मैंने लिखा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 1495, उसके अंदर मैंने 12 रुपीज एड कर दिए। Provision for doubtful debt provided in current year is 4 rupees. Provision for doubtful debt provided in current year 4 rupees मुझे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी एड बैक करना होगा। एंड लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस एज शोन इन बैलेंस शीट इज 5 रुपीज। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में जो बैलेंस दिख रहा है वो 5 रुपीज है, यानी कि वो मुझे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर एड बैक करना होगा। तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एड बैक कर दिया। टोटल 12 प्लस 5 यानी कि 17 रुपीज का एडजस्टमेंट हुआ ओपनिंग कैपिटल में, यानी कि 1512। टैक्स पेड का डेटा अवेलेबल है 18 रुपीज। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया विद पीबीटी। पीबीटी से स्टार्ट करने के बाद मैंने सारे एडजस्टमेंट दिए तो मुझे क्या मिला, एडजस्टेड पीबीटी। ये रहा एडजस्टेड पीबीटी, मैंने यहाँ पे लिखा है एडजस्टेड पीबीटी माइनस टैक्स पेड। टैक्स पेड का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो एडजस्टेड पीबीटी माइनस टैक्स पेड प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। मेरा इंटरेस्ट इज 46, इंटरेस्ट इज 46 एंड मेरा टैक्स रेट इज 30%, तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी किया। तो एडजस्टेड पीबीटी माइनस टैक्स पेड प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, तो मुझे क्या मिलेगा, नोपेट। और मुझे नोपेट इसके अंदर कैलकुलेट करना था। तो आई होप इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। तो चैप्टर के कवरेज में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। उसके बाद हमने देखा कि आइडियली आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसा होना चाहिए।
उसके बाद हमने देखा कि प्योर मॉनेटरी टर्म्स में अगर आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट आज की तारीख पे हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये जो अभी फ्रेश स्टडी मटेरियल इश्यू किया है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया है। तो आज की तारीख पे सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट रिलेवेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अभी हम स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रॉम फिनेंशियल के साथ साथ नॉन फिनेंशियल पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 4 मेथड अवेलेबल है। पर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना। अभी तक का वीडियो देख के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड देख के हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपको सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, हो सकता है कि आपको ये भी लगेगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। पर सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग से सिर्फ कॉन्फिडेंस आता है, एग्जाम के अंदर मार्क्स नहीं आते। एग्जाम के अंदर मार्क्स लेना है तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी होगी। कॉन्सेप्ट पढ़ने से मार्क्स नहीं आते। आप ये मुझसे पूछ लो, कोई भी फैकल्टी से पूछ लो, आपके अगर किसी सीनियर ने एग्जाम दी है तो उससे पूछ लो, अगर आपने खुद ने एग्जाम दी है तो आपको भी पता होगा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग से मार्क्स नहीं आते। आपका मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में जाना चाहिए। अगर एससीएम पीई के अंदर एग्जामिनेशन लेना है तो एक ही सॉल्यूशन है, उसका कोई हैक नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर मेरी एडवाइस लेते हो तो आपको ये प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट वाइज फॉलो करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, परफॉर्मेंस मेजरमेंट आइडियली कैसा होना चाहिए वो भी पता है, फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से परफॉर्मेंस मेजर करने की मेथड्स भी पता है, तो अभी आपको आइडियली आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करना चाहिए और ये सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आंसर सोल्व कर देने चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी क्वेश्चन बैंक में से करें, आपके पास जो भी फैकल्टी की है, कोई भी क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल है, उसमें से ये सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आपको सबसे पहले सोल्व कर देने चाहिए, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ना चाहिए। अगर मेरी क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो उसके अंदर मैंने इंडेक्स में ही, एक मिनट, स्टार्टिंग में इंडेक्स में ही कॉन्सेप्ट वाइज इंडेक्स बना के दी है। ये है चैप्टर नंबर 7, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अभी तक हमारे 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रॉम प्योर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो आइडियली आपको ये 2 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट कर देने चाहिए, तो ही आपके एससीएमपी में मार्क्स आ सकते हैं। वापस एक बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से सिर्फ कॉन्फिडेंस आता है, एग्जाम के अंदर मार्क्स नहीं आते। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रॉम फिनेंशियल के साथ साथ नॉन फिनेंशियल पर्सपेक्टिव। पर उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, लिंकिंग ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से देखना। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, इसके नाम में ही लिखा है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, यानी कि ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे सक्सेस के लिए क्रिटिकल है, यानी कि ये सारे फैक्टर्स के ऊपर मैंने ध्यान दिया तो मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं, और ये सारे फैक्टर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता। एग्जांपल देखते हैं, अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये फैक्टर ऐसा है जो मेरे सक्सेस के लिए क्रिटिकल है, इसके ऊपर ध्यान दिया तो मैं सक्सेसफुल, वरना मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता। एंड सेकंड इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसके नाम में ही लिखा है कि ये क्या है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। मेरा परफॉर्मेंस कैसा है वो इंडिकेट कौन करेगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। किस चीज में मेरा परफॉर्मेंस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में मेरा परफॉर्मेंस। सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे सक्सेसफुल बनना है तो कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी है, फिर वो फैक्टर्स में मेरा परफॉर्मेंस कैसा है वो मुझे मेजर करना होगा। वो कौन मेजर करके देगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल, अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माय क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। इसको मैं मेजर कैसे करूंगा, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड एंड रिजॉल्व्ड। ये मैं मेजर करूंगा कि कितनी कंप्लेन आई थी और कितनी कंप्लेन मैंने रिजॉल्व की। अगर वो ज्यादा रिजॉल्व की, इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर यानी कि वो फैक्टर जो मेरे सक्सेस के लिए क्रिटिकल है, और ये फैक्टर्स के ऊपर मैं मेरा परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। बाकी एग्जांपल्स दिए हैं, आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रॉम फिनेंशियल के साथ साथ नॉन फिनेंशियल पर्सपेक्टिव। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, डिस्कस नीड ऑफ नॉन फिनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। नॉन फिनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर की नीड क्या है, यानी कि जब भी मेरा परफॉर्मेंस मेजर कर रहा हूं, वो परफॉर्मेंस मेजर करते टाइम मुझे नॉन फिनेंशियल फैक्टर को क्यों कंसीडर करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरा जब सीए क्लियर हुआ तो मुझे एक जॉब मिली, और वो जॉब के अंदर मेरा पैकेज काफी अच्छा था, पर वो जो मैं काम कर रहा था वो काम से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, मुझे काम करने में बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा था। तो सिर्फ फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेरा परफॉर्मेंस मेजर करूं तो हो सकता है कि मैं सक्सेसफुल था, पर फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल दोनों फैक्टर से मैं अगर मेरा परफॉर्मेंस मेजर करूं तो डेफिनेटली मैं सक्सेसफुल नहीं था। सेम चीज मैं अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो जो कंपनी ऐसा सोच रही है कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, एम्प्लॉइज आए बाढ़ में,
एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन जाए बाढ़ में, एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ जाए बाढ़ में, कस्टमर जाए बाढ़ में, सोसाइटी क्या कर रही है मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सोसाइटी जाए बाढ़ में। तो ऐसी कंपनी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा पैसे कमा सकती है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल बन सकती है, पर लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती। वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे लिखी है, डिस्कस नीड ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। Next point is advantages and disadvantages of financial measures and advantages and disadvantages of non financial measures, वो भी आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिनेंशियल के एडवांटेज क्या होंगे कि ये क्वांटिफाइबल है, मैं 5 करोड़ कमाता हूँ, 50 करोड़ कमाता हूँ, 500 करोड़ कमाता हूँ, तो मैं उसको क्वांटिफाई कर सकता हूँ। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता। इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं, इसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाएगा, इसके अंदर सब्जेक्टिव कुछ नहीं है, कितने पैसे कमाए वही है। फिनेंशियल्स के डिसएडवांटेज क्या है, ये काफी शॉर्ट टर्म अप्रोच है, हमने अभी डिस्कस किया कि आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं तो आप सस्टेन नहीं कर सकते, तो ये काफी शॉर्ट टर्म सोच है, ये लॉन्ग टर्म सोच है। इसके अंदर हो सकता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इसके अंदर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सोचूंगा कि मैं अगर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के बारे में सोचता हूं तो मुझे ज्यादा कॉस्ट इनकर करनी होगी और मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और मुझे तो ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो सिर्फ फिनेंशियली सोचूंगा तो हो सकता है मेरी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, पर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी सोचूंगा तो मेरी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करने की मेथड। उसके अंदर सबसे फर्स्ट मेथड बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच। अभी हम जितनी भी मेथड्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्या होगा, फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो परफॉर्मेंस मेजर होगा ही, साथ साथ में फिनेंशियल के साथ साथ नॉन फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच अगर आपने आपकी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट किया है तो उसके अंदर 4 पॉइंट ऑफ व्यू से आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया जाएगा। कौन कौन सी 4 चीजें, फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो परफॉर्मेंस मेजर होगा ही, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि अभी जो मेथड डिस्कस करेंगे उसमें फिनेंशियल तो होगा ही, साथ साथ में नॉन फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू भी होंगे। तो फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया जाएगा। कस्टमर पर्सपेक्टिव से आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा कि आपके कस्टमर्स आपसे कितने सेटिस्फाइड है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव से आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा, यानी कि फिनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपने आपके बिजनेस में जितनी भी प्रोसेस इंप्लीमेंट की है वो प्रोसेस कितनी अच्छी है, प्रोसेस की क्वालिटी कितनी है, प्रोसेस कितनी सिस्टमेटिक है, वो सब चीजों से भी आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, लर्निंग एंड ग्रोथ। आप लर्निंग के बारे में कितना सोच रहे हैं, आप ग्रोथ के बारे में कितना सोच रहे हैं, आप कुछ इनोवेटिव करने के बारे में कितना सोच रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा। तो जब भी आपने बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच इंप्लीमेंट किया है, टोटल 4 पॉइंट ऑफ व्यू से आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा, फिनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। ये चारों पर्सपेक्टिव हमें क्लियर है कि बैलेंस स्कोरकार्ड अप्रोच इंप्लीमेंट करना है तो 4 पर्सपेक्टिव से परफॉर्मेंस मेजर होगा। प्रोसेस क्या क्या फॉलो की जाएगी ध्यान से देखना। सबसे पहले हम सेट करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चारों पर्सपेक्टिव के अंदर हमें क्या क्या चीज अचीव करनी है। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद मैं मेरा एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजर करूंगा कि आज की तारीख पे मेरी क्या औकात है, तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सेट होंगे, उसके बाद मेजर्स सेट किए जाएंगे कि आज की तारीख पे मेरा क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद मैं नया टारगेट सेट करूंगा कि मेरा परफॉर्मेंस इतना है, मुझे यहाँ तक लेके जाना है, तो मैंने नया टारगेट सेट करूंगा। एंड अल्टीमेटली वो टारगेट अचीव करने के लिए मैं इनिशिएटिव्स लूंगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा, वो ऑब्जेक्टिव में मेरा एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजर करूंगा, उसके बाद नया टारगेट सेट करूंगा एंड उसके बाद इनिशिएटिव्स लूंगा। अभी फटाफट वन बाय वन सारे पर्सपेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फिनेंशियल पर्सपेक्टिव। हाउ डू वी लुक टू आवर शेयर होल्डर्स, हमारे शेयर होल्डर्स के सामने हमारी इंप्रेशन कैसी है, ये मेजर करने से मुझे पता चलेगा कि मैं फिनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये चारों पर्सपेक्टिव के लिए सबसे पहले हम सेट करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें जिंदगी में चाहिए क्या। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम हमारा एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजर करेंगे और उसके लिए हम मेजर्स सेट करेंगे, फिर मेजर्स के अकॉर्डिंगली हम टारगेट सेट करेंगे एंड टारगेट को अचीव करने के लिए इनिशिएटिव्स लेंगे। तो फिनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है एंड सेल्स इंक्रीज करना है। एक बार ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव में हमारा एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजर करना होगा, मुझे कुछ मेजर्स सेट करने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट करता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी में मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ में मेजर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मेरा एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस कैसा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने फॉर एग्जांपल कैलकुलेट किया, उसके बाद में मैं नया टारगेट सेट करूंगा
मान लेते हैं मेरा 10% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो मुझे लेके जाना है 12%। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट होगा। ऑब्जेक्टिव में परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए मेजर्स सेट होंगे। मेजर्स एक बार सेट करने के बाद नया टारगेट सेट किया जाएगा एंड टारगेट को अचीव करने के लिए इनिशिएटिव्स लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने टारगेट सेट किया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% से लेके मुझे 12% लेके जाना है। तो 10 से 12 लेके जाने के लिए मुझे कुछ प्लानिंग मेरे पास होना चाहिए और वो प्लानिंग एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनिशिएटिव्स लूंगा। तो ये सेम प्रोसेस पूरे सारे पर्सपेक्टिव में फॉलो की जाएगी कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेजर करो, नया टारगेट सेट करो एंड इनिशिएटिव्स लो। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियली हम हमारा परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। सेकंड इज कस्टमर पर्सपेक्टिव, हाउ डू कस्टमर व्यू अस। कस्टमर को क्या लगता है कि हमारी कंपनी कैसी है, कि ये कंपनी की क्वालिटी अच्छी होती है, ये कंपनी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। हाउ डू कस्टमर व्यू अस, कस्टमर के सामने हमारी क्या इंप्रेशन है। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, पर हमें सब ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे। फॉर एग्जांपल ऑन टाइम डिलीवरी, अगर टाइम पे डिलीवरी दी तो कस्टमर सेटिस्फाइड है। ऑन टाइम डिलीवरी ऑब्जेक्टिव सेट हुआ। ऑन टाइम डिलीवरी मेजर कैसे करूंगा, नंबर ऑफ टाइमली डिलीवरीज। फॉर एग्जांपल 100 नंबर ऑफ टाइमली डिलीवरीज है तो मैं इंक्रीज करूंगा, नया टारगेट सेट करूंगा कि मुझे 150 टाइम पे डिलीवरी करनी है। फिर नया टारगेट अचीव कैसे होगा, उसके लिए मैं इनिशिएटिव्स लूंगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जीरो रिकॉल पॉलिसी। जीरो रिकॉल पॉलिसी मतलब कि कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने के बाद एक भी कस्टमर ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझे गुड्स रिटर्न करता है, यानी कि जीरो रिकॉल पॉलिसी। नो स्टॉक आउट, कभी भी हमारी कंपनी के अंदर स्टॉक आउट की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अगर हमने अचीव कर लिए तो कहा जाएगा कि हमने कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर लिया और कस्टमर पर्सपेक्टिव से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। तो फाइनेंशियली हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, कस्टमर के सामने हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। थर्ड पॉइंट इज इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमने जो बिजनेस के अंदर प्रोसेस इंप्लीमेंट की है वो प्रोसेस कितनी अच्छी है। एट व्हाट मस्ट वी एक्सेल, कौन कौन सी चीजों में है जो हमारा एक्सीलेंस दिखना चाहिए। हाउ वेल बिजनेस इज रनिंग, हमारा बिजनेस कितनी स्मूथली रनिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव था कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसके लिए हमारी प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। प्रोसेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फॉर एग्जांपल हमने इंप्लीमेंट किया कि हमें हमारी कंपनी के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया तो अपने आप कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे एंड डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो हम फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो हमारी प्रोसेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमें टीक्यूएम इंप्लीमेंट करना है। टीक्यूएम में एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस कैसा है उसके लिए हम क्या करेंगे, मेजर्स सेट करेंगे कि डिफेक्टिव आइटम्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है। अगर जीरो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुई इसका मतलब टोटल क्वालिटी इंप्लीमेंट हुई, इसका मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो हमें इंप्लीमेंट करना था वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो चुका है। तो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव मतलब हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करने की एंड फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने की जितनी भी प्रोसेस है वो प्रोसेस कितनी अच्छी है। हो सकता है टीपीएम हो सकता है जीरो आइडल टाइम, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारी प्रोसेस हो। तो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है वो क्लियर है। जितनी भी प्रोसेस आपने आपके बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट की है वो प्रोसेस कितनी अच्छी क्वालिटी के है वो आपका मेजर करना होगा। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करेंगे, यहाँ पे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करेंगे, यहाँ पे हमारी प्रोसेस मेजर करेंगे एंड अल्टीमेटली लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा परफॉर्मेंस कैसा है एंड ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, ये मैं कहां पे मेजर करूंगा, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग से मतलब है एम्प्लॉइज का लर्निंग, मेरी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज है उसको कुछ लर्निंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा, उसका नॉलेज इंक्रीज करने के बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा, वो सब चीज लर्निंग के अंदर फॉल होगी। एंड ग्रोथ का मतलब बिजनेस का ग्रोथ, कोई भी कंपनी बिजनेस को ग्रो करने के बारे में कितना सोच रही है, अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा तो वो किस में आएगा, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। बिजनेस का ग्रोथ कैसे किया जाता है, डेफिनेटली अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से, या तो अच्छी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने से, अच्छे एम्प्लॉइज रिटेन करने से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से, कंपनी के अंदर कुछ इनोवेशन इंप्लीमेंट करने से, कंपनी की नई प्रोडक्ट रेंज इंक्रीज करने में। फॉर एग्जांपल आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, पर अब मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद मुझे 50 प्रोडक्ट करने हैं, तो मैं ग्रोथ के बारे में सोच रहा हूँ। तो ये अगर पर्सपेक्टिव से मैं मेरा परफॉर्मेंस मेजर करता हूँ तो क्या कहा जाएगा, मैंने लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव से परफॉर्मेंस मेजर किया। इसके अंदर भी मैं ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा, ऑब्जेक्टिव में मेरा एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस कैसा है वो मेजर करने के लिए मैं मेजर्स सेट करूंगा।
मेजर्स करने के बाद मैं मेरा टारगेट सेट करूंगा, वो टारगेट अचीव करने के लिए मैं कुछ इनिशिएटिव्स लूंगा। तो बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर टोटल 4 पर्सपेक्टिव से परफॉर्मेंस मेजर होगा। सिर्फ फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ पैसा कितना कमा रहे ये नहीं सोचेंगे, टोटल 4 पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। फिनेंशियली तो परफॉर्मेंस मेजर करेंगे ही करेंगे, कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की प्रोसेस कितनी अच्छी है, एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, एक छोटी सी चीज, बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स दे दिए होंगे या तो मेजर्स दे दिए होंगे और आपको ऐसा पूछा होगा कि ये मेजर्स कौन से पर्सपेक्टिव में फॉल होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, एक छोटा सा कंफ्यूजन आ सकता है, ध्यान से देखना। कस्टमर पर्सपेक्टिव एंड इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? इसके अंदर क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, और इसके अंदर क्या होगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की प्रोसेस सही है कि नहीं। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे दी है, ध्यान से देखना, अगर ये क्लियर हुआ तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट 2 पॉइंट है वो हॉस्पिटल के लिए है, वीकली पेशेंट कंप्लेंट्स एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। मैं पेशेंट के पास जाता हूँ और बोलता हूँ सर ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए ना, आपको हमारी सर्विस कितनी अच्छी लगी। तो डेफिनेटली पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे किसके अंदर आएगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव। एंड वीकली पेशेंट कंप्लेंट्स, मैंने मेरी हॉस्पिटल के अंदर कोई प्रोसेस इंप्लीमेंट की होगी कि कोई भी पेशेंट की कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, और अगर पेशेंट कंप्लेंट करता है तो इमीडिएटली रिजोल्व हो जानी चाहिए। तो कहने से ये डेटा देख के मुझे इतना पता चल सकता है कि कस्टमर को यानी कि पेशेंट को सेटिस्फाई करने की सर्विस, पेशेंट को सेटिस्फाई करने की प्रोसेस बराबर है कि नहीं। तो ये किस में आएगा, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, और ये किस में आएगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव। थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं, परसेंटेज रिपीट कस्टमर एंड स्टाफ आवर्स पर गेस्ट। परसेंटेज रिपीट कस्टमर का क्या मतलब हुआ कि कितने परसेंट कस्टमर ऐसे हैं जो मुझे रिपीट बिजनेस दे रहे हैं। तो कस्टमर रिपीट बिजनेस कब देंगे, डेफिनेटली जब वो सेटिस्फाइड होंगे तब। तो यानी कि ये किस में आएगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव। एंड स्टाफ आवर्स पर गेस्ट, ये समझाने की जरूरत नहीं है, गेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए मैं मैक्सिमम स्टाफ आवर्स वो गेस्ट को दूंगा, यानी कि ये क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की प्रोसेस है। तो ये किस में आएगा, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में, और ये किस में आएगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव में। ऑन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ एयरलाइन एंड फ्लाइट कैंसलेशन रेट, फ्लाइट एक बार बुक करने के बाद कैंसलेशन रेट कितना है। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, अगर ये ज्यादा है तो डेफिनेटली कस्टमर मेरे से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो ये कस्टमर पर्सपेक्टिव में आएगा। एंड ऑन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ एयरलाइन, परफॉर्मेंस ऑफ एयरलाइन यानी कि ये क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की प्रोसेस है। देखो एक बार मेरे पास कस्टमर आया, उसके बाद मैं जितनी भी प्रोसेस फॉलो करूंगा उसका मेजरमेंट में अगर करूँ ना, तो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, यानी कि कस्टमर मेरे पास आया, अभी मेरा काम क्या है कि कस्टमर को अच्छी सर्विस देना, तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस मुझे कस्टमर को देना है। अगर ये मैंने दिया तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने की प्रोसेस अच्छी है, यानी कि ये किस में आएगा, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, और ये किस में आएगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव। एंड लास्ट पॉइंट, एम्प्लॉय रिटेंशन, डेफिनेटली ये किस में आएगा, लर्निंग एंड ग्रोथ के अंदर। एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी चीज है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉय को रिटेन करना, वो सारी चीज किसके अंदर आती है, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। अभी बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट, समटाइम्स बैलेंस स्कोर कार्ड फेल्स टू प्रोवाइड डिजायर्ड रिजल्ट्स। जो ऑब्जेक्टिव से बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो पाता, उसके कुछ रीजन है, टोटल 4 रीजन है, फटाफट एक बार देख लेते हैं। मैनेजर को लगता है कि ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, फालतू का कोई एमआईएस आ गया है, फटाफट एमआईएस भरो और प्रोवाइड कर दो। उसको नहीं पता कि बैलेंस स्कोर कार्ड बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है, उसको लगता है सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। तो अगर ये सोचेगा तो डेफिनेटली बैलेंस स्कोर कार्ड का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देते हैं मिडिल लेवल को, कि भाई कोई एक्सेल आई है, कोई एमआईएस प्रिपेयर करने के लिए आया है, मिडिल लेवल को बोलता है कि आप भर दो ना, या तो बॉटम लेवल को बोलता है कि आप एमआईएस प्रिपेयर कर दो ना। तो डेफिनेटली बैलेंस स्कोर कार्ड जो ऑब्जेक्टिव से बनाया है वो अचीव नहीं होगा। कंपनी ट्राइज टू कॉपी मेजर्स एंड स्ट्रेटेजीज, कोई कंपनी दूसरी कंपनी की स्ट्रेटेजी कॉपी करने की ट्राई करती है या तो मेजर्स कॉपी करने की ट्राई करती है, तो डेफिनेटली बैलेंस स्कोर कार्ड का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। मैनेजर्स मिस्टेकनली थिंक दैट सिंस दे ऑलरेडी यूज नॉन फाइनेंशियल मेजर्स दे ऑलरेडी हैव बैलेंस स्कोर कार्ड। मैनेजर को लगता है कि मैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कंसीडर कर रहा हूं, इसका मतलब पूरा का पूरा बैलेंस स्कोर कार्ड ही मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो वैसा नहीं होता। तो ये टोटल 4 रीजन है जिसकी वजह से बैलेंस स्कोर कार्ड के डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाते। तो चैप्टर के कवरेज में एक बार फटाफट आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कंप्लीट हुआ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाएगा वो कंप्लीट हुआ, फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट हुआ, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल में सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, उसके बाद बैलेंस स्कोर कार्ड कंप्लीट हुआ। अभी हम स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस पिरामिड।
परफॉर्मेंस पिरामिड के कॉन्सेप्ट को प्यार से कहा जाता है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस एंड इंटरनल एफिशिएंसी। ऐसा क्यों कहा जाता है वो भी देख लेंगे। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद उसकी डिटेल्स में जाएंगे। तो देखो, ये पिरामिड जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम क्या है, परफॉर्मेंस पिरामिड। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपकी जिंदगी में आपको कुछ भी करना है ना, फर्स्ट स्टेप आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपका विजन क्या है। विजन का मतलब आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, यानी कि आज से लेके 20, 25, 30 साल बाद आपको जिंदगी में क्या अचीव करना है, उसको बोलते हैं विजन। अगर आपको विजन अचीव करना है तो आपको दो चीजें अचीव करनी होगी, मार्केट में सक्सेसफुल बनना होगा एंड फिनेंशियली सक्सेसफुल बनना होगा। देखो, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था कि फिनेंशियल प्लस नॉन फिनेंशियल पर्सपेक्टिव में जितनी भी मेथड्स होगी उसके अंदर फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो परफॉर्मेंस मेजर होगा ही, साथ साथ में नॉन फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगा। तो फिनेंशियली तो परफॉर्मेंस मेजर होगा, साथ साथ में नॉन फिनेंशियली भी परफॉर्मेंस मेजर होगा, यानी कि आपको मार्केट में सक्सेसफुल बनना होगा। मार्केट में सक्सेसफुल बनने का मतलब है कि आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड होने चाहिए एंड फिनेंशियली सक्सेसफुल बनने का मतलब है कि आपके शेयर होल्डर्स आपसे सेटिस्फाइड होने चाहिए। मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड होने चाहिए, और कस्टमर सेटिस्फाइड कैसे होते हैं, दो चीजों से कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं, क्वालिटी एंड डिलीवरी। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, एंड टाइम पे डिलीवरी दो, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी का मतलब कि कस्टमर को जो क्वालिटी हमने कमिट की है वही क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को देना होगा, अगर ये दिया तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। एंड जो डिलीवरी डेट हमने कस्टमर को कमिट की है वही डिलीवरी डेट पे अगर कस्टमर को गुड्स डिलीवर किया तो कस्टमर अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। एंड जैसे ही आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर दोगे आप मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते हैं। एंड फिनेंशियली सक्सेसफुल बनने का एक ही रास्ता है कि आपको आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी मतलब आपको आपका साइकिल टाइम कम करना होगा एंड वेस्ट कम करना होगा। साइकिल टाइम का मतलब होता है कि कस्टमर ने इंक्वायरी की, वहां से लेके कस्टमर को गुड्स डिलीवर किया वहां तक का टाइम, तो जितना साइकिल टाइम कम उतना कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी मिलेगी, यानी कि उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। एंड आपको वेस्ट भी कम करना होगा, वेस्ट में कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपको विजन अचीव करना है तो आपको मार्केट में सक्सेसफुल बनना होगा एंड फिनेंशियली सक्सेसफुल बनना होगा। मार्केट में सक्सेसफुल बनने का रास्ता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा, एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करने का रास्ता है कि कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना होगा एंड टाइम पे डिलीवरी देनी होगी। फिनेंशियली सक्सेसफुल बनने का मतलब है कि आपको आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी, और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए आपको दो चीजों के ऊपर फोकस करना होगा, साइकिल टाइम एंड वेस्ट। यहां तक ठीक है। एक चीज, बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले हम सेट करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, जिंदगी में हमें अचीव क्या करना है। फिर ऑब्जेक्टिव में हमारा एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस कैसा है वो मेजर करेंगे, और उसके लिए हम मेजर्स सेट करेंगे। फिर वो मेजर के अंदर हम टारगेट सेट करेंगे, एंड टारगेट को अचीव करने के लिए इनिशिएटिव्स लेंगे। सेम चीज यहाँ पे करनी है। देखो, आपको अल्टीमेटली क्या करना है, विजन अचीव करना है। और विजन अचीव करने के लिए कहने से ये चार चीजों के ऊपर आपने ध्यान दिया, जैसे ही आपने ये चार चीजों के ऊपर ध्यान दिया अल्टीमेटली आपका विजन अचीव हो जाएगा। तो कहना है इसे आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है ये चार चीजों में, अल्टीमेटली आपका विजन अचीव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव कहां पे सेट करेंगे, ये चार चीजों में। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट किसका होगा, ये चार चीजों का होगा। परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद नया टारगेट कहां पे होगा, ये चार चीजों में होगा। एंड इनिशिएटिव्स कहां पे लिए जाएंगे, ये चार चीजों में लिए जाएंगे, एंड अल्टीमेटली हमारा विजन अचीव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये चार चीजों में मैं मेरा परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, क्वालिटी के अंदर मैं मेरा परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर सकता हूँ, तो अचीवमेंट ऑफ डिजाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड इन परसेंटेज टर्म्स, मैंने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो एक्चुअल में कितने परसेंट अचीव हुए ये मेजर करके मैं ये देख सकता हूँ कि क्वालिटी में मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस की कॉस्ट जितनी कम मेरी उतनी गुड्स की ओरिजिनल क्वालिटी ज्यादा। सेकेंड पॉइंट, डिलीवरी में मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है वो मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ, गुड्स अचीविंग प्लान डिलीवरी डेट, मेरी कुछ प्लान डिलीवरी डेट थी वो एक्चुअल में कितने परसेंट अचीव हुई, ये मेजर करके मैं ये देख सकता हूँ कि डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। साइकिल टाइम में मेरा परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर सकता हूँ, एवरेज साइकिल टाइम कितना है, मेरा एवरेज साइकिल टाइम जितना कम इतना साइकिल टाइम में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा। एंड वेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर सकता हूँ, आइडल मशीन कैपेसिटी, जितनी मशीन की कैपेसिटी आइडल कम उतना मेरा वेस्ट का परफॉर्मेंस अच्छा। तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस पिरामिड ब्रॉडली हमने डिस्कस कर लिया।
परफॉर्मेंस पिरामिड को प्यार से कहा जाता है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस एंड इंटरनल एफिशिएंसी। एक्सटर्नल मतलब कि एक्सटर्नली आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो ये सारा पार्ट हुआ ना, वो एक्सटर्नल पार्ट हुआ। मार्केट में हम देखेंगे, कस्टमर को देखेंगे, क्वालिटी, डिलीवरी, ये सब चीज एक्सटर्नल हुई, तो हमारी एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है। और ये सारी चीजें, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, साइकिल टाइम कम करना, वेस्ट कम करना, ये सब चीज इंटरनल हुई। तो इसलिए इसको कहा जाता है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस एंड इंटरनल एफिशिएंसी। और ये पिरामिड जैसा दिखता है, इसलिए इसको परफॉर्मेंस पिरामिड कहा जाता है। एक चीज ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट के अंदर अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन अचीव करना। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट में सक्सेसफुल बनना एंड फिनेंशियली सक्सेसफुल बनना। एंड अल्टीमेटली उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी अच्छी देना एंड डिलीवरी अच्छी देना, साइकिल टाइम कम करना एंड वेस्ट कम करना। इसलिए इसके अंदर ये कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव होंगे टॉप टू बॉटम। एंड सेकेंड थिंग, सबसे पहले हम हमारा परफॉर्मेंस किस में मेजर करेंगे, इसके अंदर हमारा परफॉर्मेंस मेजर होगा। अगर इसके अंदर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका मतलब इसके अंदर भी अच्छा है, एंड इसका मतलब अल्टीमेटली हमारा विजन भी अच्छा हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड ऑब्जेक्टिव होंगे टॉप टू बॉटम। यही चीज यहाँ में नोट 1 के अंदर लिखी है। नोट 2 के अंदर कुछ 3 पॉइंट लिखे हैं, फटाफट एक बार देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, there has to be effective communication between departments, स्पेशली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ऐसा क्यों लिखा है, ध्यान से देखना। देखो, कस्टमर को हमें सेटिस्फाई करना है। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लगेगा, गुड क्वालिटी एंड गुड डिलीवरी। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है एंड टाइम पे डिलीवरी देनी है। मेरा एक सवाल है, कस्टमर के टच में कौन होगा, सेल्स डिपार्टमेंट कस्टमर के टच में होगा। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कौन बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो डेफिनेटली सेल्स डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना जरूरी है, यही लिखा है पॉइंट नंबर 1 के अंदर। पॉइंट नंबर 2, देयर हैज टू बी एक्सप्लिसिट ट्रेड ऑफ बिटवीन फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल फैक्टर, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें प्रॉपर करना होगा। सेम डे डिलीवरी भी हम दे सकते हैं, अगर ट्राई करें तो सेम डे डिलीवरी भी दे सकते हैं, पर हो सकता है कि इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल फैक्टर के बीच में हमें प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा, यही चीज यहाँ पे लिखी है। एंड थर्ड पॉइंट, ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल, इट टेंड्स टू फोकस लार्जली ऑन टू स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर। ये पूरे मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, सिर्फ 2 ही पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करता है। फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करता है, वो तो डेफिनेटली करना ही था। नॉन फिनेंशियल के अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर कंसीडर करता है, वो कस्टमर। मेरे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये कौन सोचेगा। सोसाइटी के बारे में अच्छा कौन सोचेगा, वो सब चीज। एनवायरनमेंट के बारे में कौन सोचेगा अच्छा, ये सब चीज ये मॉडल के अंदर डिस्कस नहीं की जाती। ये मॉडल सिर्फ 2 ही फैक्टर्स के बारे में सोचेगा, फिनेंशियल एंड मार्केट, बाकी कुछ नहीं सोचेगा। तो परफॉर्मेंस पिरामिड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ। चैप्टर के कवरेज में एक बार आते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, वापस से पूरा रिवाइज नहीं करते, अभी स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को प्यार से कहा जाता है F&M मॉडल या तो रिजल्ट्स एंड डिटरमिनेंट्स मॉडल। एकदम आराम से समझने की ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का यूज होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के केस में परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। डेफिनेटली इसका यूज हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल बिजनेस के अंदर भी, पर ब्रॉडली इसका यूज होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के केस में परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। अभी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आएगा वो समझाने की जरूरत नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल, आज मैं मेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करता हूं और मुझे मस्ती है कि मुझे मेरा परफॉर्मेंस मेजर करना है, तो मेरा परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए मैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का यूज कर सकता हूं। कंसल्टिंग फर्म इंक्लूडिंग सीए फर्म्स, अगर वो लोगों को खुद का परफॉर्मेंस मेजर करना है तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। देखो ध्यान से समझना, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है स्टैंडर्ड्स, एक है डायमेंशंस एंड एक है रिवॉर्ड्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ डायमेंशन, उसके बाद जाएंगे स्टैंडर्ड्स के ऊपर एंड अल्टीमेटली देखेंगे कि रिवॉर्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ध्यान से समझना, बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर हमने क्या देखा कि परफॉर्मेंस हम 4 पर्सपेक्टिव से मेजर करेंगे। फिनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, यानी कि फिनेंशियल प्लस नॉन फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर हमने क्या देखा कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, फिनेंशियली कितना सक्सेसफुल है एंड मार्केट के अंदर कितना सक्सेसफुल है, यानी कि कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड है। तो सवाल ये आता है कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया जाएगा। तो वही चीज कहां पे मेंशन्ड है, डायमेंशन के अंदर मेंशन्ड है कि आपको कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है। देखो, डायमेंशन को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है डिटरमिनेंट एंड एक है रिजल्ट।
डिटर्मिनेंट के अंदर टोटल 4 चीज आएगी एंड रिजल्ट के अंदर टोटल 2 चीज आएगी। ये 6 की 6 चीजों में हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बोल रहा है। तो डिटर्मिनेंट्स एंड रिजल्ट्स के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो, रिजल्ट्स मतलब अल्टीमेटली कंपनी को क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है जिंदगी में, और डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि ये कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट्स के अंदर टोटल 4 चीजें हैं, ये 4 चीजों के ऊपर अगर आपने फोकस किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपको ये 2 चीजें मिलेगी। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको ये 2 चीजें अचीव करनी है तो आपको ये 4 चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। ये चीज डायमेंशन के अंदर लिखी है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक सिर्फ इतना डिस्कस किया है कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के अंदर परफॉर्मेंस कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस डिटर्मिनेंट्स के अंदर मेजर किया जाएगा एंड रिजल्ट्स के अंदर मेजर किया जाएगा। यहां तक ठीक है? ओके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ रिजल्ट्स, कि अल्टीमेटली कंपनी को अचीव क्या करना है। तो अल्टीमेटली कंपनी को 2 चीजें अचीव करनी है, एक है फिनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एक है कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। फिनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है ग्लांस ऑफ बिजनेस इन प्योर मॉनेटरी टर्म्स। हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हम अभी जो मेथड डिस्कस करेंगे उसमें फिनेंशियल के साथ साथ नॉन फिनेंशियल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। तो डेफिनेटली फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो परफॉर्मेंस सब जगह पे होगा। यहाँ पे फिनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करेंगे एंड कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि मेरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले मेरा परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। तो अल्टीमेटली मुझे 2 रिजल्ट अचीव करना है, फिनेंशियली मुझे अच्छा परफॉर्म करना है एंड मेरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। फिनेंशियली अच्छा परफॉर्म करूंगा तो अच्छी बात है, एंड कॉम्पिटिटिव अच्छा परफॉर्म करूंगा तो फिनेंशियली और सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। तो अल्टीमेटली मुझे ये 2 चीजें अचीव करनी है। ये 2 चीजें अचीव करने के लिए मुझे 4 चीजें करनी होगी, यानी कि रिजल्ट्स अचीव करने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट्स के ऊपर फोकस करना होगा। डिटर्मिनेंट्स की मेमोरी टेक्निक है फिर क्यों। एफ मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, आई मतलब इनोवेशन, आर मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड क्यू मतलब क्वालिटी। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वालिटी। देखो, ये दोनों रिजल्ट अचीव करने हैं तो डेफिनेटली मुझे मेरी सर्विस की क्वालिटी तो इंप्रूव करनी होगी, और क्वालिटी के अंदर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। लेवल ऑफ बेनिफिट अ कस्टमर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट इट शुड बी इनफ फॉर प्राइस पेड। यानी कि ये 2 चीजें अचीव करनी है तो डेफिनेटली मुझे क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी। क्वालिटी के अंदर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सेकंड इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर ये 2 चीजें मुझे अचीव करनी है तो मुझे रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी अचीव करना होगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब मेरे पास कितने कितने रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज का मुझे बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। फॉर एग्जांपल ऑल रिसोर्सेज, मेरे पास फिनेंशियल रिसोर्सेज है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास मैन पावर है, ये सबका मुझे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होगा। अगर ये 2 चीजें मुझे अचीव करनी है तो ये सबके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नीचे दिए हैं, टोटल 5 एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहले वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल, तो स्कूल एक सर्विस इंडस्ट्री है। स्कूल के केस में बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कैसे अप्लाई हो सकता है? रेस्टोरेंट के केस में बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कैसे अप्लाई हो सकता है? अकाउंटिंग फर्म के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कैसे अप्लाई हो सकता है? कुरियर एजेंसी के केस में बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कैसे अप्लाई हो सकता है? एंड कोई सैलून के केस में बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल कैसे अप्लाई हो सकता है? ये 5 के 5 एग्जांपल मैंने केस स्टडी में से उठाए हैं, मेरे घर के एग्जांपल नहीं है। तो हम डिस्कस कर रहे थे रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट्स के ऊपर फोकस करना होगा। रिजल्ट्स के अंदर आपको अल्टीमेटली 2 चीजें अचीव करनी है। ये 2 चीजें अचीव करने के लिए आपको 4 चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। उसके अंदर हमने 2 चीज देखी कि आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना होगा एंड आपको रिसोर्स यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करना होगा। थर्ड पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू मीट कस्टमर्स वेराइड रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइडिंग क्विक सर्विस। देखो, ये सर्विस इंडस्ट्री के केस में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ा पॉइंट है कि कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे फ्लेक्सिबल बनना होगा, मैं रिजिड नहीं बन सकता। तो मैं जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल बनूंगा उतना अच्छा मेरा डिटर्मिनेंट्स होगा एंड अल्टीमेटली मुझे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं जितना ज्यादा रिजिड रहूंगा उतना ये दोनों पॉइंट अचीव करने में मुझे प्रॉब्लम होगा। तो मुझे फ्लेक्सिबल बनना होगा। एंड फोर्थ पॉइंट, मुझे इनोवेटिव बनना होगा, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स। तो अल्टीमेटली ये दोनों चीजें मुझे अचीव करनी है तो मुझे ये 4 चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। डिटेल में एग्जांपल देखेंगे, हमारे पास टोटल 5 एग्जांपल अवेलेबल है, वो देखेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक हमने डिस्कस किया बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया डायमेंशन। डायमेंशन मतलब कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है। इन अदर वर्ड्स, कंपनी को जिंदगी में अचीव क्या करना है, कंपनी को ये दोनों चीजें अचीव करनी है। ये दोनों चीजें अचीव करने के लिए ये 4 चीजें अचीव करनी होगी। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो कंपनी को 6 की 6 चीजें अचीव करनी है। 4 चीजें अचीव करने से अपना आप ये 2 चीजें अचीव हो जाएगी। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है वो हमने डिस्कस किया।
अभी स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स ये डिस्कस करने से पहले हम डिटर्मिनेंट्स एंड रिजल्ट्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। यानी कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, एंड रिजल्ट्स के केस में अगर परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक स्कूल के लिए मुझे अगर क्वालिटी मेजर करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कहने से स्टूडेंट पास परसेंटेज या तो स्टूडेंट प्लेसमेंट परसेंटेज, कितने परसेंटेज स्टूडेंट पास हुए हैं या तो कितने परसेंट स्टूडेंट का प्लेसमेंट लगा है, उससे मुझे पता चल सकता है कि स्कूल का क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस कैसा है। सेकंड इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आर का मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो स्कूल के पास रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कहना इसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के रिसोर्सेज में आता है, स्कूल के टीचर्स स्कूल के लिए रिसोर्सेज में आते हैं। तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मुझे मेजर करना होगा तो कैसे कर सकता हूँ, कहना इसे टीचर्स टू स्टूडेंट रेशियो, ये देख के मैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन का परफॉर्मेंस मेजर कर सकता हूँ। एफ मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वो स्कूल के कैसे सेटिस्फाई कर सकती है। फॉर एग्जांपल ऑफरिंग वीकेंड कोर्स, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें वीकेंड कोर्स चाहिए, क्या आप ऑफर कर सकते हैं, अगर आप ऑफर कर सकते हैं तो आप फ्लेक्सिबल हैं। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें डाउट सॉल्विंग के लिए कोई मेंटर चाहिए, स्टूडेंट्स स्कूल को बोल रहे हैं कि हमें डाउट सॉल्विंग के लिए कोई मेंटर चाहिए, अगर आप ये फुलफिल कर सकते हैं तो आप फ्लेक्सिबल है, वरना फ्लेक्सिबल नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल के अंदर मैं परफॉर्मेंस मेजर कैसे कर सकता हूँ वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज आई मतलब इनोवेशन, इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल का अगर परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना होगा तो कैसे कर सकता हूँ। न्यू कोर्सेज या तो न्यू टीचिंग टेक्निक्स, जितने जितने नए कोर्स लॉन्च करेंगे इसका मतलब स्कूल कुछ इनोवेटिव सोच रही है। तो इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर कैसे होगा वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज फिनेंशियल परफॉर्मेंस, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि ये 4 और ये 2, ये 6 पॉइंट ऑफ व्यू से हमें परफॉर्मेंस मेजर करना है। ये 4 और 2 में डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये 4 डिटर्मिनेंट्स हैं और ये 2 क्या है, रिजल्ट्स है। अभी मुझे ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करना है। तो स्कूल के केस में फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है वो मैं कैसे मेजर करूंगा। देखो स्कूल हो या तो कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो, फिनेंशियल मतलब क्या, रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए, एक्सपेंस कम होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, वो सारी चीजें फिनेंशियल परफॉर्मेंस में आएगी। तो कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, फिनेंशियल परफॉर्मेंस तो हम सोच ही सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स के अंदर हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, पर कोई भी इंडस्ट्री हो फिनेंशियल परफॉर्मेंस तो हम सोच ही सकते हैं। फिनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होगा, नेट प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ग्रोथ इन रेवेन्यू करना है, बजट वर्सेस एक्चुअल कंपैरिजन ऑफ ट्यूशन फीस एंड एक्सपेंस, ये सब चीज करने से मुझे पता चलेगा कि मेरा फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि मेरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। इसके अंदर हम लिख क्या सकते हैं, ध्यान से देखना, कोई भी चीज जो आपके दिमाग में आती है ना, कोई भी चीज जो आपके दिमाग में आती है जो आप खुद की अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज आप कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग विद कॉम्पिटिटर, क्या क्या चीज, रेशियो ऑफ इंक्वायरी टू एनरोलमेंट, कितनी इंक्वायरी आई थी, उसमें से कितने स्टूडेंट ने एनरोल किया, आपका कितना है और कॉम्पिटिटर का कितना है, आप कंपेयर कर सकते हैं। इनकम मेरी कितनी है और कॉम्पिटिटर की कितनी है। एक्सपेंस मेरा कैसा है और कॉम्पिटिटर का कैसा है, एक्सपेंस के अंदर फैकल्टी की सैलरी, क्लास मटेरियल, वो सब चीज में मेरा एक्सपेंस कितना है और मेरे कॉम्पिटिटर का एक्सपेंस कितना है। तो फिनेंशियल परफॉर्मेंस में कोई भी फिनेंशियल चीज कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस के अंदर आपके दिमाग में जो भी आता है जो आप कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं वो सारी चीज आएगी। प्रॉब्लम थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी सर्विस इंडस्ट्री की क्वालिटी तो हम अजम्पशन ले ही सकते हैं। रिसोर्सेज का सोचना होगा कि ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर रिसोर्सेज क्या क्या होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी में भी थोड़ा सोचना होगा और इनोवेशन में भी कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो स्कूल का एग्जाम्पल हमने दिया। नेक्स्ट इज रेस्टोरेंट के केस में क्वालिटी क्या होगी, इंटरनल क्वालिटी चेक फॉर फूड, फूड की क्वालिटी कितनी अच्छी है, इससे मुझे पता चलेगा कि क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्टोरेंट का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। अच्छा, रेस्टोरेंट के केस में रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, कहने से उसके टेबल उसके रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज है, स्टाफ रिसोर्सेज है। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन मैं रेस्टोरेंट के केस में कैसे मेजर कर सकता हूँ, टेबल ऑक्यूपेंसी रेट, जितने भी टेबल है उसका ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, टर्न अराउंड टाइम फॉर ऑर्डर या तो डिलीवरी, आइडल टाइम एंड ओवर टाइम ऑफ स्टाफ, स्टाफ का ओवर टाइम कितना है और जो रेगुलर टाइमिंग है उसमें स्टाफ का यूटिलाइजेशन कैसा है, वो सब चीज मेजर करके मैं देख सकता हूँ कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्टोरेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेप्टिंग स्पेशल ओकेजनल ऑफर, कोई पूछता है कि आप ओकेजनल ऑफर्स लेते हो, तो डेफिनेटली अगर आप हाँ बोल रहे हो तो इसका मतलब आप फ्लेक्सिबल हो, वरना फ्लेक्सिबल नहीं हो। हायरिंग स्टाफ क्विकली व्हेन नीडेड, इसके अंदर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। रेस्टोरेंट के केस में इनोवेशन कैसे हो सकता है, न्यू डिशेस फॉर एग्जांपल हेल्थियर फूड चॉइसेस विद रेगुलर मील,
तो आप जितना इनोवेटिव डिशेस ला रहे हो, इसका मतलब रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्टोरेंट का परफॉर्मेंस अच्छा है। अच्छा, रेस्टोरेंट के केस में फिनेंशियल परफॉर्मेंस, जीपी रेशियो, रेस्टोरेंट के अंदर कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ ब्रांचेस मेरी कितनी है और कॉम्पिटिटर की कितनी है, यूनिकनेस इन सर्विस मेरा कैसा है और कॉम्पिटिटर का कैसा है। तो आई थिंक इतना डिस्कस करने के बाद हमें कोई भी सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल अगर क्वेश्चन के अंदर आता है तो हम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजरमेंट सोच सकते हैं। अभी अकाउंटिंग फर्म, कुरियर एजेंसी और सलोन का दिया है, आप एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हमने डिस्कस किया कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है स्टैंडर्ड्स, एक है डायमेंशंस एंड एक है रिवॉर्ड्स। डायमेंशंस मतलब कि मुझे कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा परफॉर्मेंस मेजर करना है। ध्यान से देखना, हमने डिस्कस किया कि टोटल 6 पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मेरा परफॉर्मेंस मेजर करना है। अभी स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं कि जब भी आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट करो तो आइडियली परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, तो उसके अंदर 3 चीज दी है, इक्विटी, ओनरशिप एंड अचीवेबल। इक्विटी मतलब कि आप लोगों को जो भी टारगेट दो ना वो सबको इक्वल देना, आप किसी के साथ बायस नहीं हो सकते, इक्वली चैलेंजिंग फॉर ऑल पीपल, ऑल लेवल्स ऑफ द बिजनेस विदाउट बीइंग बायस्ड टू एनी पार्ट। इसके अंदर कोई समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजल्ट, कि आपने कोई नया टारगेट सेट किया, वो टारगेट के लिए अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 6 चीजों में हम परफॉर्मेंस मेजर सेट करेंगे। परफॉर्मेंस मेजर सेट करने के बाद कुछ नया टारगेट सेट करेंगे, वो टारगेट अचीव करने के लिए अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के केस में हमने एक मेजर सेट किया कि इंक्वायरी टू एनरोलमेंट का रेशियो क्या है, कितने स्टूडेंट इंक्वायर कर रहे हैं, उसमें से कितने स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं। तो ये रेशियो इंक्रीज करने के लिए अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये पर्टिकुलर मेजर की ओनरशिप किसके पास है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, होटल के केस में पर्सन हु इज टेकिंग ऑर्डर इज अकाउंटेबल फॉर टेबल मैनेजमेंट। जो बंदा ऑर्डर ले रहा है वही बंदा अकाउंटेबल है टेबल मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि टेबल मैनेजमेंट करने की ओनरशिप किसके पास है, वो बंदा जो ऑर्डर ले रहा है। तो ओनरशिप मतलब कि आपको अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी। तो इक्विटी मतलब सबके लिए चैलेंजिंग होना चाहिए, सबके लिए इक्वली चैलेंजिंग होना चाहिए। एंड ओनरशिप मतलब कि आपको ये डिफाइन करना होगा कि ये मेजर के लिए अल्टीमेटली कौन अकाउंटेबल है। एंड थर्ड पॉइंट, अचीवेबल। डेफिनेटली आपने जो टारगेट दिया है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, क्वांटिफाइबल होना चाहिए एंड अचीवेबल होना चाहिए। इम्पॉसिबल टारगेट आप नहीं दे सकते। तो स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है कि आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट में जो टारगेट दिए हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वली चैलेंजिंग, ओनरशिप एंड अचीवेबल। अभी स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट, रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, परफॉर्मेंस मेजर सेट किया, फिर आपने टारगेट दिया, टारगेट कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी टारगेट अचीव करने के लिए आपको कुछ मोटिवेशन देना होगा, आपको कुछ रिवॉर्ड्स देना होगा। तो वो सारी चीजें कहाँ पे डिस्कस की है, रिवॉर्ड्स के केस में। ध्यान से देखना, 3 चीजें, मोटिवेशन, क्लियर एंड कंट्रोलेबिलिटी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन। डेफिनेटली टारगेट अचीव करने के लिए आपको कुछ मोटिवेशन देना होगा। योर रिवॉर्ड स्कीम शुड बी लिंक टू अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मेजर। आप कुछ रिवॉर्ड स्कीम एस्टेब्लिश करोगे, वो रिवॉर्ड स्कीम कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी लिंक टू अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मेजर। अगर आपका टारगेट अचीव हुआ तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, बोनस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टाफ बेस्ड ऑन सेल्स। एडवर्टाइजिंग स्टाफ का बोनस किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, सेल्स के ऊपर। सेल्स ज्यादा हुआ तो बोनस भी ज्यादा, सेल्स कम तो बोनस भी कम। तो डेफिनेटली टारगेट अचीव करवाने के लिए आपको कुछ मोटिवेशन देना होगा। सेकंड पॉइंट, क्लियर। रिवॉर्ड स्कीम शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, दैट इज हाउ परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। एम्प्लॉय को ये क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरा परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा, मैं कितना परफॉर्म करूं तो मुझे कितना बोनस मिलेगा। आपकी जो भी रिवॉर्ड स्कीम है वो एम्प्लॉय को क्लियरली कम्युनिकेट करनी होगी। एंड थर्ड पॉइंट, कंट्रोलेबिलिटी। अवार्ड एंड पेनल्टी शुड बी बेस्ड ऑन फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय एम्प्लॉय। डेफिनेटली मुझे कोई अवार्ड मिलेगा तो वो फैक्टर्स को कंसीडर करके मिलना चाहिए जो फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में है। मेरे ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज की जाएगी तो वो पेनल्टी भी वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके इंपोज करनी चाहिए जो फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में है। जो फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में नहीं है उनको ध्यान में रख के कभी भी मुझे अवार्ड्स और पेनल्टी नहीं दी जाती। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल यहाँ पे खत्म हुआ। वापस से फटाफट 30 सेकंड के अंदर, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टैंडर्ड्स, डायमेंशंस एंड रिवॉर्ड्स। डायमेंशंस का मतलब मुझे कौन से पॉइंट ऑफ व्यू में परफॉर्मेंस मेजर करना है, मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। डायमेंशन को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डिटर्मिनेंट्स एंड रिजल्ट्स। डिटर्मिनेंट्स के अंदर टोटल 4 चीज, रिजल्ट्स के अंदर टोटल 2 चीज। ये 6 पॉइंट ऑफ व्यू से हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। नया टारगेट सेट करेंगे, वो कहाँ पे दिया है, स्टैंडर्ड्स। टारगेट कैसा होना चाहिए, इक्वली चैलेंजिंग। टारगेट के लिए आपको ओनरशिप देनी होगी एंड टारगेट अचीवेबल होना चाहिए।
और ये अचीव करने के लिए आपको कुछ मोटिवेशन देना होगा, वो क्लियरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए एंड वो सारे फैक्टर्स को ही कंसीडर करने चाहिए जो एम्प्लॉइज के कंट्रोल में है। तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल यहाँ पे खत्म हुआ। अभी एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। अभी हमारी एक लास्ट मेथड रहेगी परफॉर्मेंस प्रिज्म। अभी हम स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस प्रिज्म। एकदम आराम से समझते हैं, ध्यान से देखना। परफॉर्मेंस प्रिज्म जिसने भी इन्वेंट किया वो बोलता है कि परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जितनी भी मेथड्स हैं वो एकदम सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करती है। फॉर एग्जांपल बैलेंस स्कोर कार्ड क्या करता है, सबसे पहले फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से अपना परफॉर्मेंस मेजर करता है क्योंकि मुझे फिनेंशियली सक्सेसफुल बनना है। उसके बाद कस्टमर पर्सपेक्टिव से परफॉर्मेंस मेजर करता है कि आखिर कस्टमर ही तो है जो मुझे पैसे देगा, तो ये सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करता है। मैं नहीं बोल रहा, परफॉर्मेंस प्रिज्म जिसने इन्वेंट किया वो बोल रहा है। सेकंड, परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर भी क्या है, फिनेंशियली मैं मेरा परफॉर्मेंस मेजर करूंगा एंड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा परफॉर्मेंस मेजर करूंगा। थर्ड इज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के अंदर भी सिर्फ इंटरनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया जाता है। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन के बारे में कौन सोचेगा, सोसाइटी के लिए अच्छा कौन करेगा, गवर्नमेंट के बारे में कौन सोचेगा। तो बाकी सारी जितनी भी मेथड्स है वो ब्रॉडली दो स्टेक होल्डर के बारे में सोच रही है, शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर्स। परफॉर्मेंस प्रिज्म जिसने भी इन्वेंट किया वो मेरे जैसा आदमी है कि सबकी भलाई के बारे में सोच रहा है। ये बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ओनली टू स्टेक होल्डर्स, परफॉर्मेंस प्रिज्म मीट्स द नीड ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। जितने भी स्टेक होल्डर है, कौन कौन से स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना है, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन मेरे लिए मैटर करता है, एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ मेरे लिए मैटर करती है, गवर्नमेंट को भी सेटिस्फाई करना है, सप्लायर्स को भी सेटिस्फाई करना है, सोसाइटी एट लार्ज के लिए भी मुझे कुछ अच्छा काम करना है। अगर सोसाइटी मुझे मेरी कंपनी ग्रो करने में हेल्प कर रही है तो मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना है। फॉर एग्जाम्पल, a company is growing exponentially well but having high employee turnover ratio indicates dissatisfaction of stakeholder। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो मतलब एम्प्लॉय ज्वाइन करते ही छोड़ के चले जा रहे हैं, इसका मतलब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है। तो पीपी बोल रहा है कि आपका बैड परफॉर्मेंस है, लॉन्ग रन में एडवर्सली आपको अफेक्ट कर सकता है। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि परफॉर्मेंस प्रिज्म के अंदर एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जाएगा। हमने डिस्कस किया बैलेंस स्कोर कार्ड में परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा, परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगा। अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि परफॉर्मेंस प्रिज्म के अंदर परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जाएगा। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा स्टेक होल्डर का सेटिस्फेक्शन। मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा, एक लिस्ट बनाना होगा कि मेरे स्टेक होल्डर्स कितने हैं। स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर में फर्क होता है। स्टेक होल्डर के अंदर ये सब लोग आएंगे एंड शेयर होल्डर का मतलब तो पता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि स्टेक होल्डर का सेटिस्फेक्शन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हु आर माई स्टेक होल्डर्स एंड व्हाट आर नीड एंड वांट्स ऑफ स्टेक होल्डर। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे स्टेक होल्डर को जिंदगी में क्या चाहिए। तो सबसे पहले मुझे मेजर क्या करना होगा, स्टेक होल्डर का सेटिस्फेक्शन कैसा है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन मेजर करने के लिए मुझे क्या देखना होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। अगर एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो ज्यादा है इसका मतलब एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड नहीं है। नंबर ऑफ स्ट्राइक्स कितनी है। मेजर सेटिस्फेक्शन लेवल फॉर ईच स्टेक होल्डर। सारे स्टेक होल्डर के लिए मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मेजर करना होगा। सेकेंड पॉइंट, स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन। मैं अगर स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने के बारे में सोच रहा हूं तो मैं स्टेक होल्डर के पास से कुछ एक्सपेक्टेशन भी रखूंगा। तो स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन का मतलब व्हाट मैनेजमेंट नीड्स या तो एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टेक होल्डर। मैं अगर एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के बारे में सबसे पहले सोच रहा हूं तो सेकंड थिंग मैं डेफिनेटली ये सोचूंगा कि मैं अगर एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर रहा हूं तो एम्प्लॉय के पास से भी मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल, बेटर सर्विस टू कस्टमर इन रिटर्न ऑफ रेवेन्यू। कस्टमर को मैं बेटर सर्विस दूंगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन सबसे पहले मैंने सोचा, तो उसके बाद मैं भी कुछ एक्सपेक्ट करूंगा, कस्टमर का मैं रेवेन्यू एक्सपेक्ट करूंगा। बेटर पे या तो ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय इन रिटर्न ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने उसका अच्छा पेमेंट भी दिया, उसका नॉलेज इंक्रीज करने के लिए मैंने उसको ट्रेनिंग भी दी। अभी मैं तो कुछ एक्सपेक्ट करूंगा ना, मैं क्या इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मेरा फोकस है स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना। उसके बाद मैं ये सोचूंगा कि मुझे स्टेक होल्डर के पास से क्या चाहिए। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेटेजी। तो मैं स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन से मेरा परफॉर्मेंस मेजर करूंगा कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कितनी है। एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन मेजर करने के बाद मैं सेकंड पॉइंट ये मेजर करूंगा कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कितनी है। ऑन टाइम डिलीवरी बाय डिलीवरी स्टाफ। सबसे पहले डिलीवरी स्टाफ को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचूंगा, उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो ऑन टाइम डिलीवरी दे। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेटेजीज to be developed for stakeholder satisfaction and to get best contribution out of stakeholders। ये दोनों चीज को कंसीडर करके मैं मेरे बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजीज डेवलप करूंगा और वो स्ट्रेटेजीज कैसी है उसका मैं परफॉर्मेंस मेजर करूंगा। फॉर एग्जांपल,
हाई पे या तो ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज टू रिटेन। एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए और एम्प्लॉइज के पास से अच्छा कंट्रीब्यूशन लेने के लिए मैंने स्ट्रेटेजी क्या डेवलप की कि मैं एम्प्लॉइज को हाई पे दूंगा एंड उसको ट्रेनिंग दूंगा। मेजरमेंट कैसे करूंगा कि मेरी स्ट्रेटेजी इफेक्टिव है कि नहीं। एम्प्लॉय रिटेन्ड आफ्टर पे हाइक, मैंने ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की, उसके बाद मुझे रिजल्ट मिला कि नहीं, वो कैसे मेजर करूंगा कि एम्प्लॉय रिटेन्ड आफ्टर पे हाइक, पे हाइक देने के बाद कितने एम्प्लॉइज है जो रिटेन हुए। अगर ज्यादा एम्प्लॉय रिटेन हुए तो इसका मतलब मेरी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस। प्रोसेस रिक्वायर्ड टू सपोर्ट स्ट्रेटेजीज, ये स्ट्रेटेजीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे कुछ प्रोसेस इंप्लीमेंट करनी होगी और वो प्रोसेस कितनी इफेक्टिव है वो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मेरा परफॉर्मेंस मेजर करना होगा। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड ट्रेनिंग प्रोसेस। यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया कि मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि अच्छी पेमेंट दूंगा एंड अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। ये स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे कुछ प्रोसेस इंप्लीमेंट करनी होगी और वो प्रोसेस इफेक्टिव है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वो मैं कैसे मेजर करूंगा, अच्छी रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेरे पास होनी चाहिए एंड अच्छी ट्रेनिंग प्रोसेस होनी चाहिए। अगर अच्छी ट्रेनिंग प्रोसेस है तो ट्रेनिंग देने की स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल बन सकती है। एंड लास्ट पॉइंट, कैपेबिलिटी। ये सब चीज करने के लिए मेरे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मेरे पास पैसे भी होने चाहिए। तो कैपेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, प्रोसेस भी अच्छी प्लान कर ली, स्ट्रेटेजी भी अच्छी प्लान कर ली, पर ये सब चीज इंप्लीमेंट करने में कैपेबिलिटी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। कैपेबिलिटीज फॉर ऑपरेटिंग एंड एनहांसिंग प्रोसेस, इट रिफर्स टू रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिनेंशियल कैपेबिलिटी फॉर सैलरी हाइक, यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना दी कि सैलरी हाइक देनी है पर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफॉर्मेंस मेजर करना जरूरी है। तो परफॉर्मेंस प्रिज्म में सबसे पहले स्टार्ट होगा स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो सबसे पहले मैं आपके सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचूंगा कि आपको सेटिस्फेक्शन किस में मिलेगा। अच्छी क्वालिटी का रिवीजन मटेरियल होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के रिवीजन वीडियोस होने चाहिए। फिर मैं आपके पास से भी कुछ एक्सपेक्ट करूंगा। अभी आप समझ गए होंगे कि वीडियो अच्छा लगा है तो अगर मैं आपके पास से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो परफॉर्मेंस प्रिज्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ ब्रॉडली। अभी सिर्फ 2 पॉइंट है, बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रिज्म एंड डिसएडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस प्रिज्म। इतना डिस्कशन करने के बाद आप ये देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हमने अभी तक परफॉर्मेंस मेजरमेंट की जितनी भी मेथड्स डिस्कस की, फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में 3 डिस्कस की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। फिनेंशियल प्लस नॉन फिनेंशियल के अंदर टोटल 4 डिस्कस की, बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म एंड बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ये जितनी भी मेथड्स हमने डिस्कस की, यहाँ तक हमारा जितना भी डिस्कशन हुआ परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में, उसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। फटाफट एक बार देख लेते हैं। बेनिफिट्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन सेटिंग टारगेट्स फॉर मैनेजर। मेरा एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस कैसा है ये अगर मुझे पता होगा तो उसके बेसिस पे मैं नया टारगेट सेट कर सकता हूं। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने का सबसे फर्स्ट बेनिफिट, मैं टारगेट सेट कर सकता हूं। सेकंड बेनिफिट, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन डिवीजन। दोनों डिवीजन के नंबर्स मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने का सेकंड बेनिफिट, मैं 2 डिवीजन को कंपेयर कर सकता हूं। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं 2 कंपनी को भी कंपेयर कर सकता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। मैंने मेरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर किया और स्टेक होल्डर्स को दिखाया कि देखो मेरा ये परफॉर्मेंस है, तो ये पूरी प्रोसेस मेरी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करेगी स्टेक होल्डर के तरफ। एकदम फालतू पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लेरिफाइज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं कौन सी चीज में मेरा परफॉर्मेंस मेजर कर रहा हूं उसके बेसिस पे आप ये जज कर सकते हैं कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं परफॉर्मेंस प्रिज्म से मेरा परफॉर्मेंस मेजर कर रहा हूं तो आपको ये आइडिया लग सकता है कि हाँ ये सबके बारे में सोच रहा है। तो इट क्लेरिफाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट पॉइंट, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेसेस। कोई भी चीज मेजर करने से उसकी डेफिनेटली ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। आपको प्रोसेस की ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने से आपकी प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा होगी। एकदम फालतू पॉइंट, मुझे नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैनेजर्स के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं, 2 डिवीजन का कंपैरिजन हो सकता है, 2 ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन हो सकता है, स्टेक होल्डर के तरफ अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी, ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे एंड प्रोसेस क्लियर होगी। प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जितनी भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट का डिस्कशन यहाँ तक हुआ उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन मेजरमेंट में लीड टू डेट्रीमेंट ऑफ अदर एरियाज। पूरा दिन मैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट करूंगा तो बिजनेस कब करूंगा। तो सिर्फ परफॉर्मेंस मेजरमेंट सोचने से बाकी एरिया पे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा सकता। फोकस ऑन वन मेजरमेंट में लीड टू डेट्रीमेंट ऑफ अदर्स। एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर फोकस किया तो दूसरे एरिया में परफॉर्मेंस मेजरमेंट कब करूंगा।
थर्ड पॉइंट, फोकसिंग टू मच ऑन शॉर्ट टर्म मेजर्स एंड नॉट लुकिंग एट लॉन्ग टर्म। ज्यादा शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस किया तो लॉन्ग टर्म ध्यान हट सकता है। तो 3 पॉइंट कौन कौन से? सिर्फ परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर फोकस किया तो बिजनेस कब करूंगा, एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर फोकस किया तो दूसरे परफॉर्मेंस एरियाज का क्या करूंगा, एंड ज्यादा शॉर्ट टर्म अप्रोच हुआ तो लॉन्ग टर्म में अफेक्ट हो सकता है, नेगेटिवली एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। कीपिंग आउट ऑफ डेट डेटा, पुराना डेटा देख के मैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट करूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। नॉट प्रेजेंटिंग द डेटा करेक्टली, डेटा अपडेटेड है, डेटा अपडेटेड है पर वो डेटा को मैंने प्रेजेंट करेक्टली नहीं किया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। मिस इंटरप्रेटिंग द डेटा, डेटा अपडेटेड भी है, मैंने उसको प्रेजेंट भी सही तरीके से किया फिर भी उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से निकाला तो भी प्रॉब्लम है। एंड लास्ट पॉइंट, मॉडिफाइंग सर्टेन वेरिएबल्स टू शो बेटर परफॉर्मेंस, इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो सिर्फ परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सोचने से बिजनेस पे ध्यान नहीं दे सकता, एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सोचने से दूसरे परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, ज्यादा शॉर्ट टर्म अप्रोच हुई तो लॉन्ग टर्म नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है, आउट ऑफ डेट डेटा रखने से प्रॉब्लम होगा, प्रेजेंट सही तरीके से नहीं किया तो भी प्रॉब्लम होगा, इंटरप्रेट सही तरीके से नहीं किया तो भी प्रॉब्लम होगा, एंड मॉडिफाइंग सर्टेन वेरिएबल्स टू बेटर परफॉर्मेंस। तो बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अगेन मुझे नहीं लगता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी हम स्टार्ट करेंगे, हमने कंप्लीट किया फिनेंशियल प्लस नॉन फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर आपको परफॉर्मेंस मेजर करना है तो लिंकिंग ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये भी हमने डिस्कस किया। अभी हम स्टार्ट करते हैं सोशल एंड एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर करना, उसको प्यार से कहा जाता है ट्रिपल बॉटम लाइन। कॉन्सेप्ट नंबर 4, परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रॉम फिनेंशियल के साथ साथ सोशल एंड एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, एकदम आराम से समझने की ट्राई करते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रिपल बॉटम लाइन। देखो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो कंपनी अपनी टॉप लाइन मतलब सेल्स एंड बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट, जो कंपनी अपनी प्रॉफिट एंड सेल्स यानी कि टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन इंप्रूव करने के बारे में सोच रही है, वो कंपनी सस्टेनेबल नहीं हो सकती। शॉर्ट टर्म में जरूर वो कंपनी सक्सेसफुल बन सकती है पर वो कंपनी सस्टेनेबल नहीं बन सकती। और अगर आपको सस्टेनेबल बनाना है तो आपको सिर्फ एक बॉटम लाइन के बारे में नहीं सोचना है, एक बॉटम लाइन मतलब सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, आपको ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में सोचना है। ट्रिपल बॉटम लाइन मतलब 3P, आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना जरूर है पर साथ साथ में प्लेनेट के बारे में भी सोचना है एंड पीपल के बारे में भी सोचना है। वापस से बोल रहा हूँ, सिर्फ एक बॉटम लाइन के बारे में नहीं सोचना, एक बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट, टॉप लाइन मतलब सेल्स, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट, सिर्फ एक बॉटम लाइन के बारे में नहीं सोचना, आपको ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में सोचना है। यानी कि प्रॉफिट, प्लेनेट एंड पीपल, ये सब के लिए आपको सोचना है तो ही आपका बिजनेस सस्टेनेबल बनेगा, अदरवाइज आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं बनेगा। तीनों चीज एक बार फटाफट देख लेते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? एनीथिंग इंपैक्टिंग कंपनीज बॉटम लाइन, कोई भी चीज जो कंपनी के प्रॉफिट को इंपैक्ट कर रही है उसका आपको परफॉर्मेंस जरूर मेजर करना है, उसके ऊपर आपको जरूर फोकस करना है। एडिशनली आपको प्लेनेट एंड पीपल के ऊपर भी सोचना है। प्लेनेट का मतलब फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, अगर आपकी कंपनी के अंदर वेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो वेस्ट की आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो उसके बेसिस पे पता चलेगा कि आप प्लेनेट के बारे में कितना सोच रहे हो। जितना ज्यादा प्लेनेट के बारे में सोचोगे उतना आपका बिजनेस सस्टेनेबल होने के चांसेस ज्यादा है। ऑनलाइन डेटा टू रिड्यूस प्रिंटिंग कॉस्ट, इससे भी पता चल सकता है कि आप एनवायरमेंट यानी कि प्लेनेट के बारे में कितना सोच रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट पीपल, सोसाइटी के लिए आप कितना अच्छा कर रहे हैं, जितना ज्यादा आप सोसाइटी के लिए अच्छा करेंगे उतना आपका बिजनेस सस्टेनेबल होने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल फ्री कंसल्टेंसी एंड चेकअप, अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं महीने में एक दिन ऐसा रख सकता हूं जिसके अंदर मैं फ्री कंसल्टेंसी दूंगा एंड चेकअप दूंगा। अगर ये चीज मैं करता हूं तो कहा जाएगा कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा सोच रहा हूं, लोगों के लिए अच्छा सोच रहा हूं। फॉलोइंग चाइल्ड लेबर लो, मेरी कंपनी के अंदर एक भी चाइल्ड लेबर नहीं होगा, ये सोच के मैं क्या कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहा हूँ। नो मेडिकल नेग्लिजेंस लिटिगेशन, ये सब चीज करने से ये पता चलता है कि आप सोसाइटी के लिए कितना अच्छा सोच रहे हैं। इतना डिस्कशन करने के बाद अगर आपको कोई पूछता है सिर्फ एक बॉटम लाइन और ट्रिपल बॉटम लाइन में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर डिफरेंस क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट कैप्चर्स इंफॉर्मेशन नीड ऑफ दोस हु आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ऐसे लोग जिसको सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ही इंटरेस्ट है, जिनको सिर्फ कंपनी का पीएनएल बैलेंस शीट देखना है, वो लोगों के इंफॉर्मेशन नीड ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर कैप्चर हो जाएगी। ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर कौन से लोगों की इंफॉर्मेशन नीड कैप्चर होगी? इट कैप्चर्स इंफॉर्मेशन नीड ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग सोसाइटी, सोसाइटी को भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट को भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कम्युनिटी लिविंग नियर फैक्ट्री वो लोगों को भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ट्रिपल बॉटम लाइन कैप्चर्स नीड ऑफ इंफॉर्मेशन नीड ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, जबकि यहाँ पे जिसको सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट में इंटरेस्ट है वो लोगों की इंफॉर्मेशन नीड कैप्चर होगी। सेकंड पॉइंट,
ओनली फिनेंशियल एस्पेक्ट्स कंसीडर, इसके अंदर सारे एस्पेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। और इसके अंदर रिपोर्टिंग करेंसी एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है रिपोर्टिंग करेंसी? फॉर एग्जांपल आईएनआर, मैंने 5 करोड़ का प्रॉफिट किया, 50 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो इसके अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट अवेलेबल है, पर ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है। मैंने सोसाइटी के लिए क्या अच्छा काम किया उसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। मैंने प्लेनेट के लिए क्या अच्छा काम किया उसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। हाँ, पर मैंने प्रॉफिट कितना किया उसका स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कि मैंने 50 करोड़ आईएनआर का प्रॉफिट किया। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ब्रॉडली ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। ये कॉन्सेप्ट बोलता है, वापस से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है तो सिर्फ सिंगल बॉटम लाइन के ऊपर नहीं सोच सकते, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते, आपको 3 बॉटम लाइन के बारे में सोचना होगा। कौन कौन सी 3 बॉटम लाइन? प्लेनेट, पीपल एंड प्रॉफिट। अगर ये तीनों के बारे में आपने सोचा ना तो ही आपका बिजनेस सस्टेनेबल हो सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया है कि अगर आपका बिजनेस प्लेनेट के बारे में भी सोच रहा है, आपका बिजनेस प्रॉफिट पीपल के बारे में भी सोच रहा है, आपका बिजनेस प्रॉफिट के बारे में भी सोच रहा है, तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल है। अगर आपका बिजनेस प्लेनेट के बारे में सोच रहा है, लोगों के बारे में नहीं सोच रहा एंड प्रॉफिट के बारे में भी सोच रहा है, तो आपका बिजनेस वायबल है। फॉर एग्जांपल टोबैको बिजनेस, आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट बोलता है। फॉर एग्जांपल टोबैको बिजनेस, टोबैको से लोगों को कैंसर होता है, टोबैको से लोगों को नुकसान होता है, यानी कि जो टोबैको कंपनी है वो लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोच रही। हो सकता है कि वो प्लेनेट के बारे में अच्छा सोच रही है, हो सकता है कि वो प्रॉफिट के बारे में अच्छा सोच रही है, पर वो कंपनी लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोच रही, तो उसका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है, उसका बिजनेस वायबल है। इन शॉर्ट, अगर आपके बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है तो आपको 3 चीजों के बारे में सोचना होगा, प्लेनेट, पीपल एंड प्रॉफिट। ये मैं नहीं कह रहा, ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान या तो ग्रुप इंसेंटिव प्लान। ये मॉड्यूल के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, पर ये कॉन्सेप्ट केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर इंस्टीट्यूट ने इश्यू किया है, तो मैंने इसकी समरी यहाँ पे बना दी है, फटाफट एक बार देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट को अगर मैं एक लाइन में समराइज करने की ट्राई करूं तो मैं बोल सकता हूं कि जब भी आपके एम्प्लॉइज कुछ हार्ड वर्क करके आपको पैसे कमा के दे रहे हैं, जब भी आपके एम्प्लॉइज आपको प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया वो प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन आप एम्प्लॉय को दो, वो प्रॉफिट का शेयरिंग आप एम्प्लॉय के साथ करो। इसलिए ये प्लान का नाम क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ। इसके अंदर एक छोटी सी टेक्निकलिटी आ सकती है कि आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ प्रॉफिट आप एम्प्लॉइज को दोगे। तो मान लेते हैं आपकी कंपनी के अंदर टोटल 50 एम्प्लॉय है, तो वो 50 एम्प्लॉय को कौन से रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख का प्रॉफिट कमाया, आपने डिसाइड किया कि 5 लाख का प्रॉफिट आपको एम्प्लॉय के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो 5 लाख का प्रॉफिट एम्प्लॉय को कौन से रेशियो में दिया जाए। तो इसके अंदर 2 मेथड है। मेथड नंबर 1, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय आउट ऑफ टोटल सैलरी। एम्प्लॉयज की जितनी भी सैलरी है वो प्रोपोर्शन में आप एम्प्लॉय को प्रॉफिट भी दे दो। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कोई एम्प्लॉय की ज्यादा सैलरी है तो उसको ज्यादा बोनस मिलेगा। अभी हो सकता है कि जो एम्प्लॉय की ज्यादा सैलरी है उसने कुछ भी काम नहीं किया फिर भी उसको ज्यादा बोनस मिलेगा, और जो एम्प्लॉय की कम सैलरी है उसने ज्यादा काम किया फिर भी उसको कम बोनस मिलेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है ये मेथड का। सेकेंड मेथड क्या है? इंडिविजुअल स्कोर ऑफ एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन पैरामीटर्स। आपने कोई पैरामीटर सेट कर दिए और एम्प्लॉइज को बता दिया कि तेरा परफॉर्मेंस ये पैरामीटर्स को कंसीडर करके मेजर किया जाएगा। अगर तेरा स्कोर ज्यादा हुआ तो तुझे ज्यादा बोनस मिलेगा, और अगर तेरा स्कोर कम हुआ तो तुझे कम बोनस मिलेगा। तो फर्स्ट मेथड का जो भी डिसएडवांटेज था वो रिमूव किसने किया? सेकंड मेथड के अंदर। सेकंड मेथड में एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन पैरामीटर्स। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, जिसको प्यार से कहा जाता है ग्रुप इंसेंटिव प्लान। एक बार चैप्टर के इंडेक्स में फटाफट आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कंप्लीट हुआ। परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होगा वो कंप्लीट हुआ। फिनेंशियल, फिनेंशियल प्लस नॉन फिनेंशियल, सोशल एंड एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे किया जाएगा वो हमने देखा। परफॉर्मेंस रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट सबसे एंड में देखते हैं, एकदम फालतू कॉन्सेप्ट है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग। देखो ध्यान से समझना, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने हमारा परफॉर्मेंस मेजर किया। परफॉर्मेंस मेजर कैसे किया? परफॉर्मेंस मेजर करने की मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, उसका यूज करके परफॉर्मेंस मेजर किया। उसके बाद क्या? डेफिनेटली हमारा ये फोकस होगा कि हमें हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, तो बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा।
देखो, सबसे पहली चीज बेंचमार्क का मतलब होता है नया टारगेट सेट करना। मैंने मेरा परफॉर्मेंस मेजर किया, मुझे पता चला मेरी एग्जिस्टिंग औकात इतनी है और मैंने नया टारगेट भी सेट कर लिया। तो यही टारगेट जो मैंने सेट किया, वो टारगेट को प्यार से क्या कहा जाएगा, मैंने बेंचमार्क सेट किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने SCMP की टेस्ट दी और वो टेस्ट के अंदर आपका है 40 मार्क्स। आपने नया टारगेट सेट किया कि 40 मार्क्स को लेके जाना है 50 मार्क्स तक। तो कहा जाएगा कि आपने नया बेंचमार्क सेट किया कि 40 से लेके आपको 50 तक जाना है, तो 50 क्या हुआ, आपका बेंचमार्क हुआ। ये बेंचमार्क या तो आप इंटरनली सेट कर सकते हैं या तो एक्सटर्नली किसी को देख के सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, SCMP के अंदर आए 40 मार्क्स, आपने नया टारगेट सेट किया कि 50 तक लेके जाना है। तो ये आपने क्या किया, आपका एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस देखा और वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की ट्राई की। या तो आप एक्सटर्नली देख सकते हैं कि वो रैंकर का एग्जाम्शन आया था तो मुझे भी एग्जाम्शन लेके जाना है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क। तो बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट के अंदर यही सारा डिस्कशन होगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इफ कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये एक्टिविटी को अगर आपको इंप्रूव करना है तो आप क्या देख सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्रैक्टिस किसकी है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्रैक्टिस जिसकी है वो कौन कौन सी प्रोसेस एंड कौन कौन सी एक्टिविटीज फॉलो कर रहा है, एंड क्या ये प्रैक्टिस और एक्टिविटीज आप खुद आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारा डिस्कशन बेंचमार्किंग के कॉन्सेप्ट के अंदर किया जाएगा। ध्यान से देखना, बेंचमार्किंग होगा सेकंड स्टेज। स्टेज 1 के अंदर आप क्या करेंगे, आपका परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। परफॉर्मेंस मेजर कैसे कर सकते हैं, काफी सारी मेथड्स है। फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, फिनेंशियल प्लस नॉन फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन का यूज करके परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद जो आप नया टारगेट सेट करेंगे, वो टारगेट को कहा जाएगा बेंचमार्क, और वो बेंचमार्क अचीव करने में जितनी भी एक्टिविटीज फॉलो करेंगे उसको हम कहेंगे बेंचमार्किंग। एक बार इंडेक्स में आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से स्टार्ट किया था, फिर हमने देखा आइडियली परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, फिर फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया, सोशल एंड एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया। बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में देखा। एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट सबसे एंड में देखेंगे, पर उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। वहां पे अगर मुझे परफॉर्मेंस मेजर करना होगा तो मैं कैसे कर सकता हूं, पर उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट अलग क्यों है। एनजीओ के केस में परफॉर्मेंस मेजर करना डिफरेंट क्यों है, यानी कि एनजीओ के केस में अलग से मेथड इन्वेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। बाकी सारी मेथड्स जो हमने अभी तक डिस्कस की, वो मेथड का यूज करके मैं एनजीओ के केस में परफॉर्मेंस मेजर क्यों नहीं कर सकता। तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है चैलेंजेस इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ एनजीओ। एनजीओ के केस में जब भी आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना होगा तो कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, बेनिफिट्स कांट बी क्वांटिफाइड इन स्केल ऑफ मनी। जब भी आप कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो उसकी वजह से सामने वाले को कितना बेनिफिट मिला, वो बेनिफिट को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपने कितने पैसे लगाए थे और कितने पैसे बन चुके हैं, तो उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो। पर जब भी आप कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो सामने वाले को कितना बेनिफिट मिला, वो हम चीज क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो एनजीओ का तो काम ही यही है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना। तो एनजीओ का परफॉर्मेंस कैसा है वो मेजर करने में एक चैलेंज ये आ सकता है कि बेनिफिट जो मिला उसको मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट, बेनिफिट में अक्रू ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेनिफिट एक से ज्यादा साल तक मिलेगा तो वो भी एक चैलेंज है। इमीडिएट बेनिफिट मिलता तो मुझे पता चलता कि परफॉर्मेंस कैसा है, पर बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा, तो जब भी बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा, आज की तारीख पे मुझे परफॉर्मेंस मेजर करना होगा तो मेरे लिए एक चैलेंज होगा। थर्ड पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। एनजीओ के पास में जो भी फंड्स है उसका जो भी यूटिलाइजेशन हुआ वो अप्रोप्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, वो हमें मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बेनिफिट इमीडिएटली नहीं मिलेंगे। बेनिफिट को मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता, तो मुझे ये जजमेंट लेना कि कोई एक एक्सपेंस किया वो अप्रोप्रिएट किया या नहीं किया, वो एक्सपेंस करना जरूरी था या तो नहीं जरूरी था, वो मेजर करना, वो कंक्लूजन पे आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड चैलेंज क्या है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो फंड्स का यूटिलाइजेशन हुआ वो अप्रोप्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, वो कॉल लेना एक चैलेंज है। तो ये एनजीओ का परफॉर्मेंस मुझे मेजर करना होगा, तो ये एक चैलेंज मुझे फेस करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। When organization is formed for multiple objective, prioritization becomes difficult. जब प्रायोरिटी सेट नहीं है, फॉर एग्जांपल एक एनजीओ का ऑब्जेक्टिव है कि फ्री में एजुकेशन देना है और फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो अभी दोनों में से मैं प्रायोरिटी किसको दूं। अगर प्रायोरिटी सेट है, अगर प्रायोरिटी क्लियर है तो मुझे पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कैसा है।
जब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है, प्रायोरिटाइजेशन डिफिकल्ट है, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर एक थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, ये इसके अंदर लिखा है। लास्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस एंड कमिटमेंट ऑफ स्टेट। ये पॉइंट सिंपली हमें ये कहना चाहता है कि कोई भी स्टेट की सिचुएशन इंप्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट ये एक्टिविटी करता है बाय गिविंग फंडिंग टू एनजीओ, और खुद भी एनजीओ एस्टेब्लिश करता है। तो इन अदर वर्ड्स एनजीओ का परफॉर्मेंस कैसा होगा वो ब्रॉडली डिपेंड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट की कमिटमेंट कितनी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की कमिटमेंट ज्यादा है तो एनजीओ का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट की कमिटमेंट अगर कम है तो एनजीओ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स एनजीओ का परफॉर्मेंस कैसा होगा उसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है कि स्टेट गवर्नमेंट की कमिटमेंट कितनी है, बस एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो हमने डिस्कस किया चैलेंजेस इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ एनजीओ। एनजीओ के केस में परफॉर्मेंस मेजर करने में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। चैलेंज नंबर 1, बेनिफिट्स जो भी मिलेंगे उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। चैलेंज नंबर 2, बेनिफिट्स हो सकता है लॉन्ग टर्म में मिले, तो आज की तारीख पे जो एक्सपेंस हुआ वो अप्रोप्रिएट हुआ कि नहीं हुआ वो पता नहीं चल सकता। मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो भी फंड्स का यूटिलाइज हुआ वो भी अप्रोप्रिएट हुआ कि नहीं हुआ वो पता नहीं चल सकता। जब भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है और प्रायोरिटाइजेशन डिफिकल्ट है तो उस केस में परफॉर्मेंस मेजर करने में चैलेंज आ सकता है। एंड एनजीओ का परफॉर्मेंस कैसा होगा वो लार्जली डिपेंड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट की कमिटमेंट कैसी है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे एनजीओ के केस में परफॉर्मेंस मेजर करने की मेथड्स। एनजीओ के केस में परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए दो मेथड का यूज होता है, एक है वैल्यू फॉर मनी एंड एक है अडेप्टेड बैलेंस स्कोरकार्ड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैल्यू फॉर मनी अप्रोच। एकदम ध्यान से देखना, वैल्यू फॉर मनी के अंदर टोटल 3 चीजें कंसीडर की जाएगी। एक होगा इकोनॉमी, एक होगा एफिशिएंसी एंड एक होगा इफेक्टिवनेस। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है कि एनजीओ के अंदर जितने भी एक्सपेंस किए जाएंगे वो सारे एक्सपेंस शुड बी लोएस्ट पॉसिबल कंसीडरिंग क्वालिटी। क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पर क्वालिटी को कंसीडर करते हुए जितने भी एक्सपेंस करो वो सारे एक्सपेंस शुड बी लोएस्ट पॉसिबल। एनजीओ के अंदर जितने भी एक्सपेंस, अभी एक्सपेंस के एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, एनजीओ के अंदर जितने भी एक्सपेंस किए जाएंगे वो सारे एक्सपेंस शुड बी लोएस्ट पॉसिबल कंसीडरिंग क्वालिटी। फिर भी फॉर एग्जांपल देखते हैं रेम्यूनरेशन टू टीचर्स। फॉर एग्जांपल कोई एक एनजीओ है जो फ्री में एजुकेशन दे रहा है, तो अभी टीचर्स को तो सैलरी देनी होगी, तो टीचर्स को सैलरी शुड बी लोएस्ट पॉसिबल कंसीडरिंग क्वालिटी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इकोनॉमी कह रही है। सेकंड पॉइंट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज का आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। जितने भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल के केस में रिसोर्सेज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज है, क्लास रिसोर्स है, टीचर्स रिसोर्सेज है। तो स्कूल के केस में एफिशिएंसी अचीव हुई कि नहीं वो मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स पर टीचर। एक टीचर के अंडर में कितने स्टूडेंट्स है ये मेजर करके मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि स्कूल के केस में एफिशिएंसी कैसी है। एफिशिएंसी मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एंड लास्ट में इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब कि जो भी ऑब्जेक्टिव से एनजीओ बनाया था क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ इसका मतलब इफेक्टिवनेस अचीव हुई, ऑब्जेक्टिव अगर अचीव नहीं हुआ तो इफेक्टिवनेस अचीव नहीं हुई। एक छोटा सा पॉइंट, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी के अंदर क्या डिफरेंस है और दोनों एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड है, ध्यान से देखना। इकोनॉमी क्या बोलता है कि सारे खर्चे शुड बी लोएस्ट पॉसिबल, और एफिशिएंसी क्या बोलता है कि जितने भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स इकोनॉमी में आप ये फोकस करोगे कि कम से कम खर्चा करना है, और एफिशिएंसी में आप ये फोकस करोगे कि इकोनॉमी के अंदर जितना भी खर्चा लिया उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। यही चीज यहाँ पे लिखी है। इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी आर क्लोजली टाइड अप। इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि मिनिमम अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन रिसोर्सेज, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ दोस रिसोर्सेज शुड बी मैक्सिमम। ये बोलता है कि रिसोर्सेज के ऊपर कम से कम खर्चा करो, और ये बोलता है कि जो भी खर्चा किया उसका ऑप्टिमम बेनिफिट लो। एग्जाम्पल ऑफ मेजरिंग इकोनॉमी प्लस एफिशिएंसी, दोनों एक साथ कैसे मेजर कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल दिया है। कॉस्ट पर वीक पर हाउस इन अ होटल। होटल के अंदर कॉस्ट पर वीक पर हाउस क्या हुआ, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए पर हाउस एंड उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ये दोनों चीज अगर अचीव हुई तो कहा जाएगा कि आपने इकोनॉमी भी अचीव कर ली एंड एफिशिएंसी भी अचीव कर ली। आपने एक घर लिया, वो घर के ऊपर कम से कम खर्चा होना चाहिए तो इकोनॉमी अचीव हुई, और घर के ऊपर खर्चा करने के बाद वो घर का मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए तो एफिशिएंसी भी अचीव हो गई। एंड लास्ट में इफेक्टिवनेस, जो ऑब्जेक्टिव से एनजीओ बनाया था वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल स्कूल,
स्कूल क्यों बनाई जाती है? क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होगा? स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड आउट एंड स्टूडेंट्स कंप्लीटेड टिल 12th स्टैंडर्ड। जितने स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव से एनजीओ बनाया था वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, यानी कि इफेक्टिवनेस अचीव हुई। तो तीनों क्लियर है। इकोनॉमी का क्या मतलब, एफिशिएंसी का क्या मतलब एंड इफेक्टिवनेस का क्या मतलब। ये एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दिया है, फटाफट देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड कंक्लूजन कैन बी डिराइव्ड। इंटीग्रेटेड कंक्लूजन मतलब कि ये तीनों चीज अचीव हुई कि नहीं, वो कंक्लूजन सबसे पहले लेना जरूरी है। वो कंक्लूजन कैसे लेंगे, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि हैज ऑब्जेक्टिव अचीव। जो ऑब्जेक्टिव से एनजीओ बनाया था क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ? अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ इसका मतलब इफेक्टिवनेस अचीव हुई। अगर ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं हुआ तो छोड़ो सारी बातें, इकोनॉमी भी नहीं देखना और एफिशिएंसी भी नहीं देखना। जो ऑब्जेक्टिव से काम स्टार्ट किया था वो ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या मतलब है। तो सबसे पहली चीज, अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ इसका मतलब इफेक्टिवनेस अचीव हुई। सेकंड पॉइंट, अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, इफ एक्सपेंस आर विद इन बजट। एक्सपेंस भी बजट में है तो इसका मतलब आपने तीनों चीज अचीव कर ली, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे ब्रॉडली वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा पॉइंट है इफेक्टिवनेस के अंदर। इफेक्टिवनेस के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज आ सकता है। कौन सा चैलेंज आ सकता है, ध्यान से देखना। इफेक्टिवनेस को डिफाइन करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज आ सकता है। यानी कि सबसे पहले हमें ये तो डिफाइन करना होगा ना कि ये चीज अचीव हुई तो हम कहेंगे कि इफेक्टिवनेस अचीव हुई, और ये चीज अचीव नहीं हुई तो हम कहेंगे इफेक्टिवनेस अचीव नहीं हुई। तो वो चीज डिफाइन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के केस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन देना। अभी क्वालिटी एजुकेशन कहेंगे कि इसको ये डिफाइन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इफेक्टिवनेस के अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज आ सकता है कि इफेक्टिवनेस को डिफाइन कौन करेगा और इफेक्टिवनेस को डिफाइन करेंगे कैसे। तो यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी कंसेप्ट का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, अडेप्टेड बैलेंस स्कोरकार्ड। एनजीओ के केस में जब भी आपको परफॉर्मेंस मेजर करना है तो आप बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज नहीं कर सकते, अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज कर सकते हैं। उसका रीजन है, ध्यान से देखना। बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद फिनेंशियल पर्सपेक्टिव कि फिनेंशियली हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद हम जाएंगे कस्टमर पर्सपेक्टिव कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। पर एनजीओ के केस में हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फिनेंशियल नहीं है, पैसे नहीं कमाने। तो एनजीओ के केस में अगर मुझे बैलेंस स्कोर कार्ड अप्लाई करना है तो मैं सबसे पहले फिनेंशियली नहीं देख सकता। सबसे पहली चीज जो बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर देखी जाती है कि मैं फिनेंशियली कितना सक्सेसफुल हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि बिजनेस के अंदर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फिनेंशियल है, पर एनजीओ के केस में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फिनेंशियल नहीं है। तो एनजीओ के केस में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा विद कस्टमर, उसके बाद में जाऊंगा फिनेंशियल, उसके बाद इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड उसके बाद इनोवेशन एंड लर्निंग। तो बैलेंस स्कोर कार्ड में फिनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड में सबसे पहले स्टार्ट होगा विद कस्टमर, उसके बाद फिनेंशियल, उसके बाद इंटरनल बिजनेस एंड उसके बाद लर्निंग एंड ग्रोथ। चैप्टर के कवरेज में आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कंप्लीट हुआ। परफॉर्मेंस मेजर करने में कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो हमने डिस्कस किया। फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया, फिनेंशियल प्लस नॉन फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया, सोशल एंड एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस मेजर किया। फिर हमने देखा कि बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। फिर हमने देखा परफॉर्मेंस मेजरमेंट एनजीओ के केस में, उसके अंदर देखा सबसे पहले चैलेंजेस क्या क्या है। उसके बाद देखा वैल्यू फॉर मनी अप्रोच परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, और उसके बाद देखा अडेप्टेड बैलेंस स्कोरकार्ड। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर इज परफॉर्मेंस रिपोर्ट। फटाफट 1 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखना। परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट का सिंपल मतलब होता है रिजल्ट दिखाना। मैनेजर्स को रिजल्ट दिखाएंगे कि आपका एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसा रहा। इसी को हम प्यार से क्या नाम देंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इट स्टार्ट्स विद बॉटम लेवल। सबसे पहले जितने भी बॉटम लेवल के मैनेजर्स है उसको हम दिखाएंगे कि आपका परफॉर्मेंस इतना रहा। फिर सारे बॉटम लेवल के जो भी मैनेजर्स है उसका रिपोर्ट कंबाइन करके मिडिल लेवल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगा। एंड सारे मिडिल लेवल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट मर्ज करके टॉप लेवल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगा। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 का डिस्कशन खत्म हुआ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन।